तो चलें जी, अलॉन्ग विथ जैसे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या रिफ्रेशर बैच अलग होगा या वो रेगुलर के साथ ही चलेगा, तो भाई अभी जो भी क्लासेस होंगी वो अलॉन्ग विद रेगुलर साथ साथ होंगी। और जो टॉपिक्स ऑब्वियसली मैं पीछे कवर करा चुका हूँ, आई थिंक दो ही हैं, एक है IFRS 9 और दूसरा लीजेस, वो दोनों आपने रिकॉर्डिंग देखनी होंगी और उसका मैं शेड्यूलर आपको बना के दे दूंगा कि भाई ये शेड्यूल है, इसको फॉलो करके आप दो तीन लेक्चर कवर करके आप वहाँ तक पहुँच जाएँ। सही है जी। 39 मार्क्स आए थे, अब आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी। देखो 39 मार्क्स का मतलब ये होता है कि आपने हर सवाल में कोई ना कोई ब्लेंडर किया है। जैसे आज हम लीज का पास पेपर कर रहे थे, मतलब बिफोर योर क्लास जो रेगुलर चल रहा है, उसके अंदर एक गलती हुई थी, IDC नहीं लिया, डीकमीशनिंग कॉस्ट नहीं ली, तो फिर जाहिर सी बात है उसके इम्पैक्ट्स होते हैं ना कि आप समझ के आए कि मैंने 15 नंबर का सवाल गलत किया जिसमें से आधा गलत है, और आधा भी सही कर लेते तब भी 50 आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है हम तो आधे से भी कम सही करके आ रहे हैं। तो उसका हल ये होता है कि भाई प्रैक्टिस करें। देखें बहुत सारे बच्चे जो हैं, मैं आप सबसे कह रहा हूं, सबसे मुखातिब हूं, बहुत सारे बच्चे ब्लेंडर ये करते हैं कि दे डोंट गिव प्रेफरेंस टू दी प्रैक्टिस। आप देख लें ग्रुप के ऊपर, मैं हर दिन कोई ना कोई सवाल, उसके पीछे भी मेहनत होती है ना, कि वो ये तो है कि भाई आपके कॉन्सेप्ट्स की टेस्टिंग ही वहां होती है। अब मैं एक बच्चा है जो सिर्फ प्योरली रिकॉर्डिंग पे चल रहा है, मतलब एक समझने की बात है, एक बच्चा प्योरली रिकॉर्डिंग पे चल रहा है और वो प्योरली रिकॉर्डिंग पे अपनी ईज पे सवाल सॉल्व करता है विदाउट टाइम मैनेजमेंट। अब आपसे गलतियां क्यों होती हैं पता है? जब क्लास में बैठे होते हैं ना, प्रेशर होता है टीचर का कि भाई 10 मिनट में ये शुरू करा देगा, उससे पहले हुआ नहीं हुआ। वो प्रेशर में रहते हुए अगर आप लोगों ने सवाल सॉल्व कर लिया, दैट मीन्स कि यू आर रियली प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। अगेन उसका उलट क्या है? उसका उलट ये है कि आप अपनी ईज पे सवाल सॉल्व करें सुकून में बैठ के, विदाउट एनी प्रेशर। हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो दैट मीन्स कि यू आर मेकिंग योर सेल्फ फूल कि मुझसे सवाल हो रहा है, पर भाई टाइम देख लो कितनी देर में हो रहा है, क्या प्रेशर में हो रहा है, ये नहीं हो रहा। तो अब दो स्ट्रीम्स होती हैं ऑनलाइन बच्चों की, एक जो प्योरली रिकॉर्डेड पे जो अपनी ईज पे लेती है, पर उसको इस बात का ख्याल है कि मैं टाइम मैनेजमेंट के साथ सॉल्व करूं, वो पास कर लेता है। एक वो जो ऑल टुगेदर रिकॉर्डेड पे है, वो अपनी ईज पे सवाल सॉल्व कर रहा है विदाउट एनी टाइम मैनेजमेंट थिंग, वो हमेशा फेल होगा। रीजन, पेपर में क्या टाइम होगा या 3 घंटे हैं? अच्छा 3 घंटे में सिनेरियो भी पुराने वाले हैं, न्यू वाले हैं, तो वो हैंडल करने के लिए आपने क्लास में टीचर के साथ रहना है, वेदर इट इज FAR2, वेदर इट इज ऑडिट और एनी अदर सब्जेक्ट। आप ऑडिट में देख लो हम क्या करते हैं, टाइम मैनेजमेंट के साथ बोलता हूं भाई जल्दी करना है अभी, तो उस टाइम फ्रेम में सोच लिया नहीं दिमाग में आया, दैट मीन्स कि यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स। पहली चीज तो ये सही कर लो यार कि आपने या तो लाइव ले लो, नहीं आ सकते, पेट्रोल का मसला होता है, समझ आती है, गर्मी है, फिजिकल आते हो और ज्यादा अच्छी बात होती है, नहीं आते लाइव प्रेफरेंस लो। रिकॉर्डेड तो यार मैं फिर कह रहा हूँ, उसके लिए जो बच्चा मतलब अपने घर के लिए कमा भी रहा है, उसको वो टाइम कभी मैच ही नहीं कर पाता, या कभी अर्जेंसी है वो कहीं निकल गया, उसके लिए वही चीज़ है जो यहाँ पे आ रही है। पर अगेन रिकॉर्डिंग भी ले रहे हो तो फिर अगेन मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा टाइम मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि देखो जब तुम बोल के आते हो ना कि मैंने पेपर किया, पर वहाँ पे तुमने जिस स्पीड में पेपर किया उसमें जितने ब्लेंडर्स मारे दैट विल काउंट, और वो मार्क्स आपके 50 से क्या आते हैं फिर कम आते हैं। ये चीजें सही कब होती हैं? जब आप उसी प्रेशर को बना के सवालात क्या करें, सॉल्व करें। तो वो प्रेशर डेवलपमेंट इज रियली नेसेसरी टू पास दिस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। और इवन FAR2 तो है ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग यार, सारी रियलिटी से अलाइंड है। यानी मैं FAR1 को क्यों बार बार क्रिटिसाइज कर रहा होता हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे नहीं आता उसमें मजा। रीजन, PP, डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ट्रांसफर हो रहे हैं IP टू PP टू IP, इसी में घूमे जा रहे हैं, कैश फ्लो बना रहे हैं, बच्चे को डी अकाउंट बनाने की तमीज नहीं है, वो बुनियाद है। असल एप्लीकेशन यहाँ है। और मैं आपको मजे की बात बता दूं, FAR2 में FAR1 भी टेस्ट होगा, ये भी आपके कोर्स में है। तो वो मैंने आगे सवाल डिजाइन ऐसे किए हुए कि वो सब मिल मिला के आएगा आगे, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सही जी, तो ये याद रखना तुम्हें। क्या अगेन, तो पेपर रीड करने में टाइम लगता है और फिर सॉल्व करने में भी टाइम लगता है, तो अगेन उसका हल क्या है? नहीं, प्रैक्टिस नहीं, या तो लाइव प्रैक्टिस या तो प्रैक्टिस विद टाइम मैनेजमेंट। दिस इज द ओनली वे यू कैन क्लियर योर पेपर। मैं तुम्हें अभी भी बता रहा हूं, मैंने तुम्हारे साथ पास पेपर हर एक क्लास में कर रहा हूं ना, और उसमें क्या होता है 10 मिनट है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो मैं करना शुरू कर देता हूं, तो पहले टाइम देता हूं।
तो प्लीज यार मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जिसका 38 पे 48 पे 42 पे रुका है वो अगेन वो उसका कॉन्सेप्ट का मसला नहीं है, क्योंकि वो यहां तक भी ला रहा है, वो हर सवाल में कुछ ना कुछ ब्लंडर कर रहा है ड्यू टू प्रेशर, उसको हैंडल करना है बस कि यार मेरी स्किमिंग पावर ये होती है देख के समझा करना क्या है, ट्रीटमेंट क्या करनी है। जैसे आज हमने पास पेपर किया रेंटल ग्रो करने, समझ आया ग्रो करने प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, जिसका पिक पावर तेज हुआ वो पेपर ले जाता है। इट्स ऑल अबाउट 3 घंटे की गेम, आप पूरी मेहनत कर लें, जितने अच्छे कॉन्सेप्ट ले लें, जितनी समरीज तुम्हारे पास हो, इफ यू डोंट नो हाउ टू अप्लाई इट इन 3 आवर्स आपका पेपर फेल हो जाता है। तो हमें उसी चीज पे काम करना है कि हम टाइम मैनेजमेंट के साथ प्रैक्टिस करेंगे। एग्रीड? चलें जी, मेरा पेपर 45 पे रुका था, पर अगेन लेक्चर्स लेने चाहिए या नहीं। देखें अब अगर 45 पे पेपर रुका है एंड इफ यू फील लाइक कि मैं जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा या पढ़ूंगी सर से वो वही रिकैप है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्लास नहीं लें। तो हल क्या है इसका? भाई आप प्रैक्टिस करें, सिर्फ दुनिया जहां के किसी भी टीचर के सवालात मिले करें, अपने आप को मार्किंग देंगे भाई मैंने ये किया था, सवाल पे कितना टाइम लगना चाहिए था, ये असेसमेंट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको क्लास लेने की कोई नीड नहीं है। सही है? तो ये भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर इफ यू फील लाइक कि भाई यू नीड टू बी विद द टीचर, क्लास के कंपटीशन में माहौल में चलना है, नए नए सवालात करने हैं, जो चीजें आ रही हैं टाइम पे होमवर्क सबमिट करने पूछना है, तो फिर आपके लिए क्लास ओपन है। सही है? तो ऐसे अभी तो बस मैंने क्लास शुरू करनी है। सही है? 29 मार्क्स पे तो जानी क्लास लेनी बनती है। सही है? उस पर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। सही है? सजेस्टेड सोल्यूशन से मैच किया और मैंने क्वेश्चन 90% ठीक किए, आई डोंट नो व्हाट फेल क्यों हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सजेस्टेड सोल्यूशन से आपका 90% आंसर मैच है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एग्जामिनर आपको फेल कर दे। सही है? चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले अपने नए टॉपिक की तो एक ब्रीफ बातें थी कि जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट योर न्यू जर्नी ऑफ कैफ 5। चलें ओके, लेक्चर्स कितने हुए यार हमारे? कितने हुए होंगे इसको IFRS 9 और लीज को मिला के? 25 हुए होंगे या 25 लेक्चर हुए। मैं आपको आज ही प्लानर बना के दे दूंगा। लीज खत्म हो गया। ओके चलें, इंशाल्लाह इस बार थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं और पास करते हैं। अच्छा प्लीज इधर जानी, इधर बहुत फोकस के साथ देखो। कंसोलिडेशन एक ऐसा चैप्टर है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, इसको पेपर में आना ही आना है। सही है? तो बिल्कुल बुनियाद रखेंगे, बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे ताकि चीजें ग्रिप में आ सके। प्लीज इधर, मैंने कहा जैसे ही मैं कंसोलिडेशन का चैप्टर खोलता हूं, सही है जी, तो मैं सबसे पहले देखता हूं डेफिनेशन। अच्छा कंसोलिडेशन मैंने पूछा है क्या, तो डेफिनेशन निकल के सामने आई, प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी। अब बड़ी अहम बातें, बिल्कुल बेसिक लेके चलना है आगे। ये 1 से 1.5 पेज का सवाल होता है, पर हम इसको एक एक करके बिल्डिंग ब्लॉक बनाते रहेंगे और वहां तक पहुंच जाएंगे। अगेन मैंने बोला कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, तो आपने जवाब दिया कि प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी। सर बड़ी हाई लेवल बात की मैंने, अभी कुछ समझाना शुरू नहीं किया, आगे बात करते हैं। मैंने कहा सर पहले ये बताओ, बेसिक बात समझ आ रही है कि मैं प्रेजेंट करूंगा ग्रुप को एज अ सिंगल एंटिटी। अब ग्रुप क्या है जरा उसकी बात करते हैं। मैंने कहा ग्रुप के अंदर आता है पेरेंट और उसकी सब्सिडरी। अच्छा मैंने कहा अब ये बताओ कि पेरेंट क्या है। मैंने कहा वो एंटिटी जो सब्सिडरी को कंट्रोल करे, वो एंटिटी जो सब्सिडरी को कंट्रोल करे। बेसिक बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक है एंटिटी ए, एक है एंटिटी बी। इस एंटिटी ए ने इस एंटिटी बी के, प्लीज सुनिएगा आसानी के लिए फिलहाल, 100% शेयर्स एक्वायर किए हुए। तो मैं तुमसे पहले बेसिक बात पूछता हूं, क्योंकि जो फ्रेश पहली बार क्लास ले रहा है उसके लिए भी इक्विवेलेंट होनी चाहिए ये बात। अगर मैं किसी और कंपनी के 100% शेयर्स खरीद के बैठा हूं और मेरी अपनी भी एक कंपनी है, कहने का मतलब ये कि मैं ए का भी मालिक हूं, बी का भी मालिक हूं। बात समझ आ रही है? फिर से, मैं ए का भी मालिक हूं, तो मेरी मालियत के अंदर कितनी कंपनीज आ रही हैं? 2। ये बात पहले आपने भेजे में फिक्स कर लेनी है। अच्छा वापस से, पैसा अवेलेबल था मेरे पास, मैंने एक कंपनी बना दी जिसका नाम है ए।
कोई बोले एंटिटी ए का ओनर कौन है, मैं बोलूंगा मैं हूं। मैंने फिर क्या किया, अच्छा एंटिटी ए के अंदर अपने एसेट्स आ रहे होंगे, अपनी इनकम्स आ रही होंगी, अपने रिसीवेबल्स आ रहे होंगे, व्हाटसोएवर, वो हो गई एंटिटी ए। अच्छा मैंने देखा एंटिटी ए के अंदर मेरा ही पैसा है ना, मैं तो शेयर होल्डर हूं, मैं एंटिटी ए का 100% मालिक हूं। एंटिटी ए के पास पैसे मौजूद थे, एंटिटी ए ने क्या किया, मैंने बोला एंटिटी ए तुम अपने नाम से कंपनी बी खरीद लो, क्योंकि आपको ये पता है ना कि कंपनी का सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। कि अब तुमसे सवाल पूछता हूं वापस, अब कोई बोले एंटिटी बी का मालिक कौन है, एंटिटी ए, मुझे नहीं कहना, अब एंटिटी ए, तो अब मुझसे पूछा जाए मैं कितनी कंपनियों का मालिक हूं, क्योंकि जब मैं एंटिटी ए को ओन करता हूं 100% और एंटिटी ए बी को ओन करती है 100%, टेक्निकली मेरा ही पैसा है ना, यानी सारे डिसीजन एंटिटी ए के कौन लेता है। तो जब एंटिटी ए की 100% ओनरशिप एंटिटी बी में है, तो जब मैं इसके डिसीजन लूंगा तो यही उसके, तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब यह है कि एंटिटी ए और एंटिटी बी मेरी मालियत है। और दूसरी चीज, एंटिटी ए कंट्रोल करती है एंटिटी, अच्छा कंट्रोल इसलिए करती है क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने से पहले पूछा जाएगा मुझसे, एंटिटी ए से। एंटिटी ए किसके पास आएगी, हमारे पास। पहले बताओ लॉजिकल बात समझ आती है, बेसिक बात की मैंने। चलें अब मैं तुमसे पूछूं, एंटिटी ए जो है वो एंटिटी बी की पेरेंट है, और पेरेंट की डेफिनेशन क्या है, वो एंटिटी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पेरेंट की डेफिनेशन क्या है, वो एंटिटी जो किसी कंपनी को कंट्रोल करे, वो एंटिटी जो किसी एंटिटी को कंट्रोल करे, उसको हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे, पेरेंट। देखो ये रहा पेरेंट। अच्छा अब उधर आ जाओ, सब्सिडरी। सब्सिडरी का मतलब यह है वो एंटिटी जिसको पेरेंट कंट्रोल करे, तो क्या वो कंपनी नहीं है, पर वो किसी की सब्सिडरी है, वो किसी की सब्सिडरी है। पहले बताओ लॉजिक समझ आती है। अच्छा अब जरा वापस से रिकैप करते हैं, डेफिनेशन को पढ़ते हैं वापस से, बिल्कुल बुनियाद बनानी है। पहले तो कोई तुमसे पूछे व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय कंसोलिडेशन, आपका जवाब आएगा प्रेजेंटेशन, अब ग्रुप को हटाते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी एज अ सिंगल एंटिटी। यानी आपकी जो असल मालियत है वो भी बताओ, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूं और मुझे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट दिखानी है, तो मैं सिर्फ ये दिखाऊंगा या बीबी, तो उसको हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन सा एफएस, कि एक साथ अपनी वेल्थ बताओ, पर वेल्थ कब बताओगे, जब आपके कंट्रोल में हो। भाई अगर चीज मेरी नहीं है तो मेरे कंट्रोल में, तो मैं अपनी बना के कब दिखाऊंगा, जब मेरे कंट्रोल में हो। पहले बताओ बेसिक बात समझ आती है। तो आज के बाद आपसे पूछा जाए व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय कंसोलिडेशन, तो आपका जवाब आएगा प्रेजेंटिंग अ ग्रुप एज अ, एंड व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय ग्रुप, पेरेंट और उसकी तमाम कह रहा हूं, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है। तो अगर एक कंपनी है एंटिटी ए, उसने उसके भी 100% खरीद लिए, उसके भी 100% खरीद लिए, उसके भी 100% खरीद लिए, तो हम ये कहेंगे कि एंटिटी ए तो इटसेल्फ ओनर अपनी कंपनी की तो है ही है, साथ साथ 3 और कंपनियां इसकी हैं। तो अगर मुझे पूरी मालियत देखनी है तो मैं सबको मिला दूं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ओवरऑल इंटरनेशनली, क्योंकि मैं तो वैसी बात है ग्लोबल ऑडिट्स भी कर रहा होता हूं, ओवरऑल इंटरनेशनली कॉन्सेप्ट ही कंसोलिडेटेड एफएस का है, क्योंकि जो कंपनी बनती है वो अलग अलग कंपनी को खरीदती रहती है, कि उसके बिजनेस अलग होते हैं, उसके बिजनेस पे हम देखते हैं साल के आखिर में आके कि सबके बिजनेस उसको मिला दूं, तो असल में वैल्यू जनरेशन क्या है, दिस इज कॉल्ड कौन सा एफएस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहले बताओ बेसिक बात समझ आती है। तो अगेन इफ वी रिपीट द डेफिनेशन, हम ये कहेंगे कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, प्रेजेंटिंग अ ग्रुप एज अ, एंड व्हाट डज इट एक्चुअली इंक्लूडेड इन द ग्रुप, पेरेंट और उसकी सब्सिडरीज। अगर मैं पेरेंट और उसकी सब्सिडरीज को मिला दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि जो कंपनी का ओनर है उसने हर एक बिजनेस से कितने कमाए, हर एक बिजनेस में क्या क्या एसेट्स हैं, हर एक बिजनेस की कौन कौन सी लायबिलिटीज हैं। पर वो तब पता लगेगा ना जब एक हो जाएगा। पहले बताओ बात समझ आती है। उसके लिए स्टैंडर्ड बनाया गया कंसोलिडेशन का।
प्लीज बेसिक डेफिनेशन यहां तक कॉपी करो तो आगे लेके चलते हैं। बेसिक सी डेफिनेशन ये, जल्दी जानिए, प्रैक्टिस करते हैं उमर। अलग अलग बनेंगी, क्योंकि अलग अलग नहीं बनेंगी तो कंसोलिडेटेड तो बन ही नहीं सकती, सही है, अलग अलग तो बनेंगी। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ना सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी SECP ये कहता है एंटिटी ए को तुम अपने FSB बनाओगे, बी को कहता है तुम अपने FSB बनाओगे और दोनों मुझे जमा कराओगे। फिर एंटिटी ए को कहता है कि तुम अपनी कंपनी की भी मालिक हो, बी की भी मालिक हो, तो तुम एक काम करोगे, तुम एक कंबाइन FS बनाओगे। हमें देखनी है तुम्हारी असल वैल्यू, हमें देखनी है। अच्छा, एंटिटी कह रही है, एंटिटी ये क्या कह रही है, भाई मेरी असल वैल्यू तो मेरी बैलेंस शीट है ना। उसने बोला नहीं, गलत बात, आपकी असल वैल्यू आपकी सिर्फ एंटिटी ए नहीं है, एंटिटी ए तो सेपरेट है। अगर असल मालियत देखना चाहता हूं इसकी, तो क्या मैं ये कहूंगा कि बी का भी तो यही मालिक है ना, तो ये सेल्फ कितनी कंपनियों का मालिक है, दो, एक खुद का। तो कहने का मतलब है दोनों को मिला के देखो कि पूरे असासे, पूरे एसेट्स, पूरी ऑब्लिगेशंस, पूरी कमाई कितनी है। दिस इज व्हाई वी प्रिपेयर कौन सा FS, कंसोलिडेटेड FS। ये बेसिक बात, सिर्फ डेफिनेशन अभी शुरू की है, अभी तो एक एक करके हम इसमें ऐड करेंगे। क्लैरिटी है, पक्की बात है। और अगर मैं ग्रुप के वर्ड को रिप्लेस कर दूं पेरेंट एंड सब्सिडरी एज अ, यानी जो मालिक है और जो दूसरी कंपनी का ओनर, उसको मिला के दिखा दो कि दोनों को मिला के हालात क्या है। क्लैरिटी है, पक्की बात है। ऑनलाइन में तो प्लीज बताओ यहां तक क्लैरिटी है। गूगल पेरेंट कंपनी है, यूट्यूब सब्सिडरी कंपनी। हाँ, अगर गूगल पेरेंट कंपनी है और कोई एक सब्सिडरी कंपनी है तो दोनों को मिला के, चलो इसको हम यूं बताते हैं, इसको यूं बताते हैं, प्लीज सुनना। मैं जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं कि PDCL का ऑडिट मैं करता हूं। अच्छा, PDCL है पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड। PDCL की एक सब्सिडरी है यूफोन। सब्सिडरी बोले तो जिस पे अभी थोड़ा सा अल्फाज चेंज करेंगे, जिस पे कंट्रोल है, जिस पे, तो मैं कह रहा हूं PDCL इज अ पेरेंट, यूफोन इज अ, तो क्या अलग कंपनी नहीं है, उसका वजूद नहीं है, वो कमाती नहीं है, उसके एसेट्स नहीं है, उसके टावर्स नहीं है, उसकी लाइबिलिटीज नहीं है, सब है। चलो अब दूसरा, इसी PDCL की यू माइक्रो फाइनेंस बैंक, जो यू पैसा की ऐप है, वो भी है, वो भी सब्सिडरी है, 100% ओनरशिप कंट्रोल। तो PDCL कितनी कंपनीज को कंट्रोल कर रही है। अच्छा, तो वो अपनी खुद की भी तो मालिक है, तो कितनी कंपनीज हो गई। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं मुझे इस पूरे ग्रुप की मालियत देखनी है, क्या करूं, मिला दो, तो आपको ये पता लग जाएगा। अभी कभी आप फारिग बैठे हो ना, बैठे तो होगे मुझे पता है इधर, तो कहने का मतलब ये कि तुम्हें ये करना पड़ेगा कि तुम सिंपल जाओ वेबसाइट पे, PDCL के FS डाउनलोड करो, तुम्हें कंसोलिडेटेड FS भी दिखेंगे और सेपरेट भी दिखेंगे। कंसोलिडेशन में कितनी कंपनीज होंगी, सेपरेट में एक। तो बोले पूरी मालियत भी तो देखो ना यार कि पूरा ग्रुप असल में कितने का है, वैल्यूएशन कितने की है। बात समझ आती है। ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ यहां तक क्लैरिटी है। बेसिक बात बताइए मैंने अभी सिर्फ डेफिनेशन की हद तक। अच्छा, अब जब मैं नीचे गया यहां पे तो एक बेसिक बात की हमने, मैंने कहा सिंपल कंसोलिडेशन कैसे होगी, इन दोनों के एसेट्स को मिला दो। बेसिक बात कर रहा हूं, अभी आगे जाके इसमें बहुत चेंजेस करूंगा। 200 पेजेस का स्टैंडर्ड है ये। तो हमने कहा कि इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दो। अब इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। जो यहां पे टोटल आंसर आएगा वो कौन से FS होंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी प्रेजेंटिंग अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी। ग्रुप को एक बना के बताओ तो पता लग जाएगा कंसोलिडेटेड हालात वाकयात क्या है। बेसिक बात, कोई सवाल है। अच्छा नहीं है, ओके, चलें, ये आ गया हिसाब किताब। अब आगे हम बात कर रहे हैं। सर ऊपर आपने सिखा दिया कि पेरेंट वो कंपनी होती है जिसका कंट्रोल हो किस पे, सब्सिडरी पे। ये तो बात समझ आ गई। हमने ये कहा कंट्रोल कैसे आता है, एक बात तो सिखा दी। नहीं, अब शेयर्स तो है, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन एन एंटिटी यानी एंटिटी A owns 50% प्लस
शेयर्स ऑफ अनदर एंटिटी। सर आपने ऊपर 100% लिखा था ताकि ऊपर दिमाग नहीं खराब करो, यहां पे आके बताना था। प्लीज फोकस, इधर बड़ी अहम बात है। एक एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है, हमें डिसाइड करना है क्या बिजनेस करें। मैं 55% लेके बैठा हूं मैं। अच्छा अब एक एक बात सुनते हैं। एंटिटी ए के पास बी के 55% शेयर्स हैं। कितने? 55%। अच्छा अब एक एक करके बात सुना। अब टेक्निकलिटीज यहां से शुरू होंगी। बेसिक डेफिनेशन बता दिया, थोड़ा सा मुश्किल करते हैं इसको। 55% शेयर्स एंटिटी ए लेके बैठी हुई है एंटिटी बी के। अच्छा अब जब एजीएम होगी तो एंटिटी ए तो एक कंपनी ना, खुद तो नहीं चल के जा सकती, इसके रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे। इसके अच्छा इसके रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे वहां पे, मीटिंग में बैठेंगे, इनके पास पावर होगी 55% की। अच्छा कोई भी डिसीजन हो रहा है, सब आपस में शेयर होल्डर हाथापाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उन्होंने कर लो तुम आराम से। सब ने डिसीजन किया, हमने बोला भाई ये होगा, होगा क्यों भाई? मेजॉरिटी विंस एंड आई हैव द सिंगल मेजॉरिटी। यार खत्म हो गई कहानी। तो आपको जो करना है करते रहें, कोई इशू वाली बात। क्या कंट्रोल है या नहीं है? तो क्या हम ये बात कंक्लूड कर लें कि कंट्रोल होने में और नंबर ऑफ शेयर 100% होने में फर्क है? यानी लाजमी नहीं है कि कंट्रोल 100% शेयर लेने से आ जाए, कंट्रोल 50.5% पे भी आ जाएगा। 50.5 क्यों, 50% क्यों नहीं कह रहा? फिर 50% कुछ और होगा, फिर उसको हम कहते हैं जॉइंट कंट्रोल। क्या कहते हैं? कि आपकी और आपकी दोनों की बात सुनी जाएगी। अच्छा 50% प्लस में सिर्फ मेरी चलेगी, क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी विंस। ऐसा ही है। चले अब एक बात समझ आ रही है। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, हम क्या अब ये कहें कि किसी कंपनी का कंट्रोल हथियाना है तो उस कंपनी के 50% प्लस शेयर्स ले लो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू शुड टेक 100% शेयर्स ऑफ दैट कंपनी, क्योंकि लाजमी नहीं है। पहले बताओ यहां तक। हाँ ये बिल्कुल ऐसा ही है। देखो अलीज भी कह रही हैं बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए रहता बाप के ही कंट्रोल में, तो चलो वो भी सही है। पर क्या कह रहे हो? अबे यार सोच भी छोटी है तेरी। इधर चलो, शादी के बाद कैसे कंट्रोल चेंज हो जाएगा यार? मतलब ऐसे ही, मतलब यार, मतलब माँ बाप तो माँ बाप रहते हैं ना यार। अब मेरी शादी हो गई तो इसका मतलब क्या? मतलब कोई हमें बेगम कंट्रोल करती है? ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो बीइंग कंट्रोल्ड बाय अ वुमन एंड रिस्पेक्टिंग अ वुमन, both are different things. If you are agreeing to the point of view of your wife, that is a respect, not the control. So I take it as a pride that obviously I value her opinions. So this is not a control, this is a respect. देखो बेगम बोल सकती है प्लीज ये लेते हुए आना, माँ बोलती है भाई लेता हुआ आना। कंट्रोल और ओपिनियन में फर्क है। अच्छा फिर वापस से, जैसे कल मैं लैंड किया इस्लामाबाद से यहाँ पे 1 बजे, मैंने अम्मी को कहा मैं जिम से होता हुआ आऊँगा। अम्मी ने बोला घर में एंटर नहीं होने दूंगी अगर जिम गया है। उल्टा बेगम ने क्या बोला? या प्लीज़ आप आ जाएं, थक गए होंगे। तो कंट्रोल और ओपिनियन में फ़र्क है। तो देखो ये फ़र्क है ना, ये फ़र्क है। तो कंट्रोल आपको सीधा सीधा दिखता है, चमाट आएगी, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं है, अनलेस कि तुम इंतहाई फारिग हो। सही है? तो ये है। तो चलो खैर वो ऐसा है नहीं, पर हम कह रहे हैं कि मैंने आपको ज़रा बड़ी अच्छे से ब्रीफ सा एक्सप्लेन किया कि बीइंग कंट्रोल्ड बाय अ वुमन इज़ नॉट कॉल्ड कंट्रोल, इट्स अ रिस्पेक्ट, एंड बीइंग कंट्रोल्ड बाय अ मदर इज़ अ कंट्रोल प्लस रिस्पेक्ट। तो कंट्रोल प्लस रिस्पेक्ट और कंट्रोल में फ़र्क है। चलें ओके। तो अब प्लीज़ 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 फोकस इधर। ओके अब हमने कहा सर हम ये थोड़ी घरेलू बातों से निकल के वापस से कंसोलिडेशन पे आते हैं। इधर मुझे एक बात बताएं, कोई आपसे पूछे कि आपको किसी कंपनी को अपनी सब्सिडरी बनाना है, डू यू नीड टू टेक 100% शेयर्स या 50% या 50% प्लस? 50% प्लस, बस ये बात याद रखनी है। चलो दूसरा हल देखते हैं। आप पीटीसीएल के फाइनेंशियल्स खोलें, सही है? और पीटीसीएल के फाइनेंशियल जब हम खोलेंगे उसमें आपको बखूबी लिखा हुआ दिखेगा कि उसने जो एक आध कंपनी है, चलो पीटीसीएल में असल एग्जांपल देता हूं। पीटीसीएल को पता है कौन ओन करता है? एतिसलात, दुबई की कंपनी जो नेटवर्क चलाती है। अच्छा एतिसलात, प्लीज फोकस होकर सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रहा हूं।
एतिसलात ईएन यानी ऊपर। कोई बोले पीडीसीएल का मालिक कौन है, आप क्या बोलोगे? एतिसलात। अच्छा अब सुनो क्यों। मैंने देखे एतिसलात की होल्डिंग 26% है, ये 26 पॉइंट समथिंग या 27% है। एतिसलात इस कंपनी को अभी तुम्हारी नजर में कंट्रोल, तो आपने सर कैसे कहा मालिक वो, अभी बताता हूं। उसने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एग्रीमेंट किया हुआ है, क्योंकि इसकी पहले पीडीसीएल की ओनर पहले कौन थी? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने 27% शेयर्स बेच दिए। किसको? अब कितने मालिक हो गए? एक गवर्नमेंट ऑफ, दूसरा एतिसलात। अच्छा एतिसलात इस पीडीसीएल कंपनी की कंट्रोलिंग मालिक है। कौन सी मालिक? अच्छा अब आप कह रहे हैं सर ये तो फजूल बात कर रहे हैं आप, 27% पे कंट्रोल कैसे आया? शेयर होल्डर एग्रीमेंट। क्या लिखा हुआ है? शेयर होल्डर एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है, प्लीज सुनना, मैं दो बातें बताऊंगा अभी। शेयर होल्डर एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है, एनी डिसीजन दैट हैज टू बी टेकन विल बी टेकन बाय एतिसलात। तो अब मैं मालिक कितने परसेंट का हूं? 27 या 26% का। कंट्रोल 100%। कंट्रोल यही सीखना है। इट इज नॉट नेसेसरी कि तुम 50%, देखो बाय डिफॉल्ट बेसिक फिनोमिना क्या है, 50% प्लस ले लो, पर तुम इतने केपेबल हो जाओ। यानी एतिसलात ने पता है क्या कहा? एतिसलात ने कहा कि पाकिस्तान में किसी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो हम रख के बैठे हुए हैं, तो हम अगर यहाँ पे आएंगे तो हमें कंट्रोल चाहिए ताकि हम इसको एक्सपेंड करें। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी हमें क्या फायदा होगा? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बोला गया कि भाई तुम्हें डिविडेंड मिलेगा। नहीं यही बात समझ? क्या मिलेगा? डिविडेंड, और टैक्स अलग मिलेगा। सुने, जो भी पीडीसीएल कमाए, तो मैं तुम्हें एक व्यू दे रहा हूं ना, क्योंकि मैं तो खैर इस चीजों में इन्वॉल्व हूं। जब पीडीसीएल कमाएगा तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा। टैक्स किसको जमा होगा? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। अच्छा जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है वो रिटेन अर्निंग में जाएगा, फिर वो एज अ ओनर बैठा हुआ है, तो एज अ ओनर जब बैठा हुआ है तो उसको क्या मिलेगा? डिविडेंड। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा सही है, हम आपको ये शेक बेचते हैं, आप ही कंट्रोल रखें क्योंकि आपको हमसे ज्यादा नॉलेज है। तो मालिक कितने हैं? और मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूं, जब पैसे का बंटवारा होगा तो 27 के रेशियो में और रिमेनिंग रेशियो में ही होगा ना। पर इसका मतलब यह है कि कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है या एतिसलात कर रहा है, ये फर्क है। तो यानी आपको अगर किसी कंपनी का कंट्रोल हथियाना हो तो उस केस में व्हाट यू गाइस नीड टू डू, पहला शेयर्स ले लो। अच्छा ऐसा भी होता है कि शेयर्स लेने के बाद भी कंट्रोल, क्यों? शेयर होल्डर एग्रीमेंट। बात समझ आती है? तो किया हुआ क्या, जरा ये भी समझें। किया हुआ ये है इन लोगों ने कि जो पीटीसीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे 4 मेंबर जो बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, और 5 मेंबर जो बिठा दिए एतिसलात के। यानी अब जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठ के कोई डिसाइड करेंगे कि ये इन्वेस्ट, क्योंकि डायरेक्टर्स की पावर होती है ना कंपनीज एक्ट में, इन्वेस्टमेंट करने की, लोन लेने की, बिजनेस एक्सपेंड करने की, सारी पावर किसके पास है? किसने दी है? शेयर होल्डर्स ने। तो शेयर होल्डर ने ही तो एग्रीमेंट किया हुआ है कि हमारे 5 होंगे और तुम्हारे, क्योंकि शेयर होल्डर अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कराने के लिए कौन बिठाते हैं? डायरेक्टर्स, गवर्नेंस। तो वो 5 और 4 क्यों है यहाँ पे? ताकि कंट्रोल है, ताकि मेजॉरिटी विंस। बात समझ आ रही है? तो देखो ये रिप्रेजेंटेटिव है किसके? एतिसलात और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। बात समझ आ रही है? तो एतिसलात ने क्या किया? पीडीसीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे 9 डायरेक्टर बिठा दिए, जिसमें 4 किसके हैं और 5 किसके हैं? एतिसलात के। कंट्रोल कौन कर रहा है? क्या पीडीसीएल कंपनी नहीं है? अलग कंपनी है, पक्की बात है। और एतिसलात, चलो एक मजे की बात बताऊं, तुमने बता दिया तो गेम ही अलग हो जाएगी। यहां पे पीडीसीएल के नीचे कितनी सब्सिडरीज हैं अब तक, और पीडीसीएल खुद भी किसी की सब्सिडरी है। मुझे लगता है जब एतिसलात कंसोलिडेशन करेगा ना, तीनों को खींच लेगा ऊपर।
बात समझ आई? तो दिस इज व्हाट वी कॉल कंसोलिडेशन। बात समझ आती है? तो हमने ये सीखा अभी इस एग्जाम्पल में, डिटेल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में, कि आपके पास कंट्रोल आता है दो तरीके से, आइदर यू ओन 50% प्लस शेयर्स और आइदर यू हैव अ शेयर होल्डर एग्रीमेंट और नॉमिनेशन एट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। प्लीज कॉपी करें उसको जल्दी से जी। बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी, बनाती भी है, मैं ऑडिट करता हूँ, वो सब बनाएंगी। हाँ, हम देखो लोकल लॉ के हिसाब से बनाते हैं, वैसे तो अल्टीमेट पेरेंट बनाता है, पर पाकिस्तानी कानून के हिसाब से पीडीसीएल को भी क्या करनी है, कंसोलिडेशन। और फिर ऊपर जो अल्टीमेट है वो कौन है, एतिसलात। अच्छा, एतिसलात की सब्सिडरीज आपको यूके में मिलेगी, वोडाफोन में भी उसकी इन्वेस्टमेंट है और इंडिया में भी है, वो सारी चीज़ें, वो सारी सब्सिडीज को खींच के एक बना देगा। प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी। अभी अकाउंटिंग कैसे होगी वो तो अमेजिंग बातें हैं इसमें, बट अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बेसिक सा। भाई पीडीसीएल सब्सिडरी होते हुए भी कंसोलिडेटेड एफएस बना रही है, वो सेल्फ भी पेरेंट है। अच्छा देखो, मुझे एक बात बताओ, सोच क्या, प्लीज सुनना, एक फर्क है ये पर, प्लीज सुनना। पीडीसीएल जब तक इन दोनों चौरंगियों को अपने पास नहीं लाएगी तो एतिसलात इन तीनों को कैसे ऊपर खींचेगा? लॉजिकल बात है ना। तो पहले पीडीसीएल को कहा भाई पहले तू अपना काम कर, इन सबको एक साथ लेके आ, और फिर हम अपना काम करेंगे, क्योंकि हम तो तुम्हें कंट्रोल करते हैं और तुम आगे दो को, तो मेरे लिए तो तुम तीनों कंट्रोल लो, क्योंकि तुम्हारा डिसीजन मेरे बगैर नहीं हो सकता, उसका डिसीजन तुम्हारे बगैर नहीं हो सकता, तो मैं तो तीनों को ही ऊपर कंसोलिडेट करूंगा। तो पर ये करेगा तो ऊपर जाएगी ना कहानी। क्लियर है भाई? 1000 की सब्सिडी आती है, मैंने मैक्सिमम सब्सिडी की कंसोलिडेट 55 की है, 55 कंपनीज की कंसोलिडेशन। तो पाकिस्तान में 12 होंगी, 12 की होगी मैक्सिमम, बट जब दुबई ग्रुप ऑफ कंपनीज की होती है ना सारी, एतिसलात की देख लो तुम, 25 मिलेंगी तुम्हें, तो बहुत बड़े बड़े ग्रुप होते हैं वहां पे तो कोई भी चीज करने के लिए कंपनी खोल दी जाती है ना, 100% ओन्ड, है ना। वहां पे तो यही है कि 100% ओन कंपनी खोल ली, उसका बिजनेस डेवलप होता है तो वो ग्रुप आती है जी। भाई सवाल सुनना है सबने यहाँ जानी, हमने शेयर होल्डर एग्रीमेंट किया, भाई ने आगे नहीं, स्टेक आ गया, स्टेक क्या क्या मतलब है? हाँ, डिसीजन मेकिंग की पावर आ गई। 27% हमारे थे, नहीं शेयर कहाँ बताएंगे? कंसोलिडेशन सिखाई नहीं मैंने, अकाउंटिंग सिखाई, या अभी हमसे बकवास कर रहे हैं? सिर्फ बकवास कर रहे हैं। बकवास ये कर रहे हैं कि दोनों को मिला के बताएंगे, कैसे ये बताया नहीं है। ये तो टेंशन गेम ही यही है कंसोलिडेशन की कि करेंगे क्या। अभी तो हम ये सीख रहे हैं सब्सिडरी है या, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, जिस दिन एग्जामिनर का दिमाग शार्ट हुआ ना, वो तुम्हें सिनेरियो देगा ऊपर, तुम सब्सिडरी होगी नहीं चिपका के आ जाओगे, और सब्सिडरी होगी तुम बोलोगे सब्सिडरी, तो उसी पे तो काम कर रहा हूं। वो बोलेगा उसको पता है बच्चा रट्टा लगा के आया, टकाटक प्लस माइनस किया आंसर, वो एक लेवल ऊपर निकल जाएगा। वो बोलेगा पहले ये तो पूछ लूं इससे, इसको पता भी है कि सब्सिडरी है या, तो हम पहले उस पर काम कर रहे हैं कि पहले कंट्रोल देख लो कैसे आता है, तो वो आप ये सीख रहे हैं। तो अभी अकाउंटिंग कैसे होगी, किसकी किताबों में क्या होगा, वही तो 200 पेजेस हैं जो भी करेंगे एक एक करके, सही है। अच्छा एक सवाल पे मैं आपका सवाल का जवाब देता हूं। भाई आप लोग बताएंगे, एतिसलात वो पूछ रहे हैं हसीब क्या यूफोन को कंट्रोल कर रहा है? कैसे? पीडीसीएल के जरिए। अगर कोई भी उसमें तुम ये सोचो, तुम खाली दिमाग लगाओ ना, इसको तो मैं और भी अच्छे से समझाता हूं, चलो खुल के, ताकि अब तुम थोड़े से बड़े हो गए हो, समझ आती है तुम्हें, और डांट खा खा के। इधर यूफोन के रेवेन्यूज में कुछ गलत हुआ तो अल्टीमेटली ऊपर का पीएनएल खराब हो जाएगा। अगर भाई यहाँ से उठ के सब जाएंगे ना ऊपर, तो पिछले साल शेयर होल्डर देखेगा एतिसलात का कि भाई इतना कमा रहे थे ओवरऑल। अच्छा ओवरऑल क्यों? क्योंकि जो एतिसलात का मालिक है, कोई बंदा होगा जो एतिसलात का मालिक है, मैं तुम्हें बताऊं, वो बोलेगा मैं इन सारी कंपनियों से डिविडेंड ले सकता था, अब नहीं ले सकता। अच्छा मैं सारी कंपनियों से डिविडेंड कैसे ले सकता हूं?
अब तो सभी कंट्रोल है ना ऊपर, वो तो बोलेगा किस में मसला था, तो जांच पड़ताल होगी, पता लगा यूफोन। एतसलात सीधा बोलेगा मसले क्या है वहां पे निकालो, ऑडिटर को बुलाओ क्या हुआ था। तो दिस इज हाउ इट गोस। इतनी खतरनाक मॉनिटरिंग होती है ऊपर तक। अब भाई बिलियन रुपीस लगे हुए होते हैं, तो बिलियन रुपीस के लिए मॉनिटरिंग भी तो ऐसी होगी ना। तो कंक्लूजन क्या निकला, क्या एतसलात यूफोन को कंट्रोल करता है? अच्छा, कोई भी वहां पे मसला होगा, क्या उसके लिए वो पूछ सकता है? किससे पूछेगा? पीटीसीएल से क्यों पूछ रहा है? अच्छा, पीटीसीएल जवाब देने पे पाबंद है क्योंकि, और पीटीसीएल यूफोन से पूछेगी, वो उसका जवाब देगा क्यों? कंट्रोल। तो अल्टीमेटली जवाब किसको देना है? एतसलात को। दिस इज हाउ द कंट्रोल इज एस्टेब्लिश्ड। एतसलात यार डायरेक्ट पूछ सकता है, पर एक बड़ा आदमी डायरेक्टली नहीं जाता ना, सीधी सी बात है। मतलब भाई मैंने तो ऑब्जर्व किया ना, मैं तो ऑडिटर हूं ना इस कंपनी का, तो एतसलात मतलब तुम क्या समझते हो? पीडीसीएल उसके लिए चिल्लर है, ये सोच लो। पीडीसीएल उसके लिए इमटेरियल है, इमटेरियल पूरे ग्रुप का 1% है, ये सोच लो। पीडीसीएल पूरे ग्रुप का, और पीडीसीएल की बैलेंस शीट में 200 बिलियन के तो सिर्फ एसेट्स हैं, 200 बिलियन, नॉट मिलियन, बिलियन के। तो कहने का मतलब ये कि उसके लिए इमटेरियल है, वो पूरी भी बर्बाद हो जाए उसको फर्क। पर कहने का मतलब ये है कि वो डायरेक्टली क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि तुम बताओगे मुझे एतसलात पीडीसीएल को मॉनिटर कर रहा है, पीडीसीएल, तो असल जवाब देने का जो पाबंद है वो पीडीसीएल है, और पीडीसीएल को जवाब कौन देगा? यूफोन और यू बैंक, जो भी मैंने आपको कंपनी का नाम बताया। चलें, अब 3/4 मेजॉरिटी बिल्कुल हो गया। अच्छा देखो, आप ये कह रहे हैं, हसान कह रहे हैं 3/4 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए। चलो अभी 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 बात कर लेते हैं। अगर 3/4 चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए, तब भी तुम ऊपर हो, क्योंकि सारे 49% वाले में मिल जाए स्पेशल रेजोल्यूशन, उनका बाप भी नहीं पास कर सकता। क्यों? 75 के लिए किसको बुलाना है? जो 50% प्लस पे। तो अगेन कंट्रोल किसका है? 50% प्लस वाले का। तो आप अगर वो बोले सारे 49% वाले मिल जाएं, और आप वो बोले चलिए पास कर लो स्पेशल, मैं बोलूंगा करके दिखा दो। क्यों? तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तो मैं अकेला ही पास कर सकता हूं, स्पेशल के लिए भी उनको हमारे पास आना होगा। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कंट्रोल एस्टेब्लिश हो चुका है। क्लैरिटी है? पक्की बात है। चलें, असील का सवाल आया। अच्छा प्लीज अब एक एक करके आपने प्लीज जवाब देना यहाँ पे, क्योंकि देखो अभी हमने कंसोलिडेशन की बाखुदा अकाउंटिंग नहीं शुरू की, अभी हम सिर्फ किस पे बात कर रहे हैं, कंट्रोल है या नहीं है। अब एक एक करके, कंपनी लॉ के हिसाब से सब्सिडरी कब होगी ये भी बता दीजिएगा। यही तो बताया, जब कंट्रोल हो। तो कंट्रोल कैसे आता है? या तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्टरशिप, या तो शेयर होल्डर एग्रीमेंट, या 50% प्लस। वो तो मेजॉरिटी की बात करता है ना। अब मेजॉरिटी कितने तरीकों से आ रही है? 3, तो वो तीनों बता दिए, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। आगे सर, अब जैसे, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ईएन अपनी स्टेटमेंट में पीडीसीएल और उसकी तमाम सब्सिडीज को शो करेगा। क्या फरीद भाई सही कह रहे हैं? हाँ भाई, क्या ये सही कह रहे हैं कि एतसलात जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगा तो उसके अंदर अपने भी रिजल्ट्स होंगे, पीडीसीएल के भी होंगे, यूफोन और कहने का मतलब यह है कि पीडीसीएल तो ऑलरेडी इनको अपने पास लेके आ चुका होगा, फिर ये सीधा सीधा ऊपर चले जाएंगे। कैसे जाएंगे? अकाउंटिंग अभी नहीं सीखी, बेसिक बात की है। चलें पहले बताओ भाई, कंट्रोल वाला मंजन समझ आता है? पक्की बात है। फिर आपका सवाल। हाँ जी, या एक मिनट, हाँ एक मिनट प्लीज, बात नहीं पहले सुनो, फिर ये मिस हो जाएगा। हाँ जी, पीडीसीएल की नहीं, फिर अल्टीमेट बनाती ना, क्योंकि उस पर अप्लाई नहीं होता ना। फिर तो सही कह रहे हो, फिर तो अल्टीमेट बनाती। जी, कोई एक क्या हो सकता है, मतलब तुम बताओ कोई एग्जाम्पल। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं ना, कैसे हो सकता है, मतलब यही होगा ना, या तो मैं एग्रीमेंट कर लूंगा या असल में 50% प्लस का मालिक हूंगा। इसके अलावा तो कोई समझ
नहीं आता। कंट्रोल हासिल करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, या तो शेयर्स में मेजॉरिटी होगा, और शेयर्स में मेजॉरिटी नहीं है तो मुझे पता है मेरे पास बिजनेस चलाने की कैपेसिटी नहीं है, तो मैं किसी और को इख्तियार दे दूंगा। जब इख्तियार दे दूंगा तो इख्तियार देने का ही मतलब क्या है, कंट्रोल। और वो कैसे आता है, बाय वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डर एग्रीमेंट। फिर वो ही रिप्रेजेंटेटिव, दोनों शेयर होल्डर्स अपने बोर्ड पे लोग बिठा देते हैं, जिसमें बोर्ड मेंबर ज्यादा किसके होंगे, जिसको कंट्रोल चाहिए, तो वो एग्रीड है ना, वरना तो ये आपस में फड्डा करेंगे भाई हमारे मेंबर ज्यादा होंगे, पर वो पहले तय हुआ होगा और यहाँ पे डिसाइड करेंगे ये लोग उनके बिहाफ के ऊपर। क्लियर है, एग्रीमेंट में लिखा होता है तभी तो कंट्रोल आएगा, अदरवाइज कैसे आएगा जी। हाँ हाँ किसको, नहीं आपकी बात ही नहीं समझा, पहले उसका सवाल सुनो, वो क्या कह रहा था कि वो एतसलात पाकिस्तान में होती तो फिर पीडीसीएल कंसोलिडेशन क्यों करता। नहीं ना, वो कहता है कि ऐसे तो उसने कोई एक दुकान खरीदी है वो भी कंसोल करेगा, हर कोई अपने अपने कराते रहेंगे, उसने मतलब अल्टीमेट बताओ, देखो असल मालिक बताएगा ना कि मेरी टोटल ओनरशिप कितनी है। पीडीसीएल इज नथिंग बट अल्टीमेटली द सब्सिडरी ऑफ एतसलात, तो असल मालिक बताएगा ना कि मेरी असल मालियत कितनी है। भाई मुझे एक बात बताओ तुम लोग जल्दी से, पीडीसीएल के नीचे जो सब्सिडरीज हैं क्या वो सब्सिडरीज नहीं है? पर अगर वही एतसलात पाकिस्तान में होती तो अल्टीमेट मालिक कौन होता? तो अल्टीमेट मालिक बताएगा ना मेरी टोटल मालियत कितनी है, क्योंकि सबको छूट के तो वहीं जाना है। अब आपका सवाल ये होगा फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शेयर कहां गया, तो वो तो कंसोलिडेशन में सिखाऊंगा ना कि उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। यानी वैसे ही हवाई बात कर लेता हूं, जरा सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बात यह है कि जब एतसलात कंसोलिडेशन करेगा तो सबके सब एसेट्स को ऊपर लेके आएगा और अपनी बैलेंस शीट में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, बड़ी अहम बात कह रहा हूं, सिखाया नहीं है, सिर्फ हाई लेवल व्यू दे रहा हूं, अपनी बैलेंस शीट में बताएगा पूरे एसेट्स में से इतना हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है। तो कोई गलत बात है या सही कर रहा है? अभी पीडीसीएल बताता है कि सब मेरा है, पर एतसलात, अच्छा पीडीसीएल सब पता है क्यों बताता है, क्योंकि उसकी 100% ओन्ड है। जब एतसलात कंसोलिडेशन करेगा किस किस को लेके आएगा अपने पास? पीडीसीएल, यूफोन, यू बैंक, तीनों को लेके आएगा और बता देगा इस सब में, क्योंकि कंट्रोल मैं करता हूं तो मैं अपने पास लेके आया, क्योंकि इसका कोई भी एसेट मेरी इजाजत के बगैर नहीं चेंज हो सकता। बट हां एट द सेम टाइम यह भी होगा कि वो उसी बैलेंस शीट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा भी दिखाएगा। नाजायज तो नहीं है। कौन अपने पास लेके आएगा एसेट्स? जो कंट्रोल कर रहा है, और अल्टीमेटली जो कंट्रोल कर रहा है, अल्टीमेट कंट्रोलर कौन है? एतसलात, तो वो लेके जाएगा। पर वो तब एप्लीकेबल है जब ये कह रहे थे वो पाकिस्तान में है, पर अभी अगर वो पाकिस्तान में नहीं है तो अल्टीमेट पेरेंट पाकिस्तान के हिसाब से पीडीसीएल है, वो करेगा कंसोलिडेशन। क्लियर है? चलें, अच्छा भाई ये भी बात समझ आती है, ओके। वो क्यों बनाएगा? यूफोन और यू पे नहीं, तो वो तो सब्सिडरी है ना किसी की। भाई देखो भाई मुझे बताओ, यूफोन और यू बैंक आपस में कंसोलिडेशन क्यों करेंगे? ये तो दोनों ऊपर जाएंगे ना, इनका आपस में सिर्फ कंसर्न ये है कि रिलेटेड है, दोनों एक ही बाप की औलादें हैं, तो ये वालिद साहब ही लेके जाएंगे इनको ऊपर, आपस में ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे। सही है, रिलेटेड पार्टी है। क्लियर है? पर अगेन कंसोलिडेशन कौन करेगा? पेरेंट, और उसके ऊपर है फिर वो करेगा। क्लियर है? मतलब बेसिक उसूल ये है। चलें, यानी सर इस केस में पीडीसीएल को कंसोलिडेट करने की नीड नहीं है, बट कब भाई, खुदा के वास्ते कब? जब एतसलात कहां होती, तो फिर फजूल होता ना कि पीडीसीएल में लाएं, हम सबका सब कहां जाता? एतसलात में, क्योंकि अल्टीमेट मालिक और वही पाकिस्तान में मौजूद है। तो क्या ये नाजायज है या फिर उसका शेयर आएगा? किसका? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। कैसे आएगा? अभी अकाउंटिंग सीखते हैं, अकाउंटिंग में अभी हमने कुछ भी नहीं सीखा। चलें जी, ओके, ये बात समझ आती है। पहले बताओ कंट्रोल का मतलब समझ आ गया? अच्छा चलें, अब इसके बाद एक चीज लिखते हैं यहां पे, देखो लिखा हुआ है कंट्रोल वर्सेस, या प्लीज ये बड़ी अहम बात है, ये तुमने यहां पे ही अभी सीखनी है। सर एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट, एसोसिएट का मैंने नाम लिया, क्या होती है तुम्हें पता है?
तो बिला वजह तुमने छोटे दिमागों पे टेंशन डाल रहे हो। अबे कंट्रोल तुम्हें समझ नहीं आ रहा, एसोसिएट तुम्हें अब सीखनी है। एसोसिएट की बकवास की मैंने, ये तुम्हें पता भी नहीं होना चाहिए कि एसोसिएट होती। जब कंसोलिडेशन खत्म करूंगा तो वहां चलेंगे, अभी एसोसिएट की कोई भी बकवास नहीं होगी। बिला वजह अपने जहनों पे प्रेशर नहीं डालो। अभी हम सिंपल सिंपल सीख रहे हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी की कंट्रोलिंग मालिक, साथ साथ बोलोगे एक कंपनी कंट्रोलिंग मालिक। एंड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द कंट्रोल डू यू नीड 100% शेयर्स या 50% प्लस? अच्छा, इवन दो यू आर एट बिलो 50% शेयर होल्डर है या नॉमिनेशन एट द बोर्ड। क्लियर है? चलें जी, ये बात समझ आती है। तो बेसिक मैं तुम्हें कहने का मतलब ये है कि तुम इधर उधर नहीं घूमो, सिर्फ जो बात कह रहा हूं उस पर सीखनी है। चलें, मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए कि यहां पे एक कंपनी है जिसमें मैं होल्डिंग रख के बैठा हुआ हूं, ऐसा नहीं करूंगा कि उसके एसेट्स का 55% ले आऊंगा। एसेट का 55% लाने का अभी ये एक फिनोमेना है। पेरेंट है, वो 55% शेयर्स खरीद के बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उसके एसेट्स 55% लेके आऊंगा या 100%? क्योंकि उसके हर एक एसेट पे मेरा राइट कितना है? गलत, 55%। जानबूझ के बोला। उसके एसेट्स पे मेरा राइट कितना है, पर कंट्रोल कितना है? राइट और कंट्रोल में फर्क है। मैं ये नहीं, कंपनी अगर डूबेगी ना तो मुझे 55 मिलेगा, पर उसके ऑपरेशंस कैसे चलाने हैं वो मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा डिसीजन है। कंट्रोल में कितना करता हूं, राइट कितना है, तो मैं कंसोलिडेशन करूंगा 100%, फिर जिसका हिस्सा बनता है उसको बता दूंगा। जैसे मेरी एग्जांपल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो हिस्सा बनता है मैं बोलूंगा भाई ये तेरा हिस्सा है, पर सारे एसेट्स मेरे पास देखेंगे। क्यों? कंट्रोल मेरे पास है, सीधी सी बात है। जिसका कंट्रोल होता है उसी की किताबों में एसेट आएगा ना, तो सारी की सारी चीजें वही है यहाँ पे। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, बात समझ आ रही है? साहब ने बात की थी कि पैसों के, हाँ पैसों का बंटवारा किसमें होगा, 55 और 45, तो वो तो राइट है ना। राइट और कंट्रोल में क्या है, फर्क है। अच्छा कोई पूछे, तुम लोग मुझे बताओगे एक एक करके, कोई पूछे ग्रुप ने कितना कमाया, बोलोगे 100%। ग्रुप ने तो 100% तब बोलोगे 100% लाओगे। अच्छा इस ग्रुप में सब्सिडरी की कमाई पेरेंट की कितनी है, 55, और बाकी की, तो क्या ग्रुप ने 100 नहीं कमाया? वही तो कह रहा हूं कि ग्रुप ने 100 कमाया। कंसोलिडेशन कितनी करना, 100%। पैसों का बंटवारा 55 और कैसे होगा वो भी सीखते हैं, तो पहले फिनोमेना तो क्लियर करो ना कि प्रोपोर्शनेटली चीजें नहीं लाओगे। चीजें कितनी लाओगे, 100%। अच्छा अब एहतसलात जो बैठा है ऊपर, वो पीटीसीएल को 26% लेके जाता है या 100%? तो कोई बोले कि भाई ग्रुप ने कितना कमाया जिसको तुम कंट्रोल कर रहे हो, पूरे ग्रुप की रेवेन्यू जनरेटिंग एबिलिटी कितनी है, 100%, तो गलत तो नहीं है ना। पूरा ग्रुप 100% जनरेट करने की काबिलियत रखता है। आप सिर्फ इतना बता दो कि उस 100% में से बाकियों का कितना है, 74%, 73%, व्हाटसोएवर, जो भी है तसलात की बात की। इस केस में बाकी का कितना है, 45%। तो पहले बताओ, लॉजिकली बात समझ आती है, पक्की बात है। चीजें अपनी किताबों में कितनी जाएंगी, 100%। उसका शेयर का बंटवारा हो जाएगा बिटवीन पेरेंट और बाकी, वो नीचे बताएंगे अभी कैसे होता है। चलें ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दो, यहां तक क्लैरिटी है जल्दी से। हाँ जी ओके क्लियर है, आगे सुनिएगा। अच्छा हमने कहा हमारे पास 45% है, तो कंट्रोल कितना है, है ही नहीं ना, तो एग्रीमेंट वगैरह तो मैंने बोला ही नहीं, तो मतलब कुछ भी, तो कंसोलिडेशन नॉट एप्लीकेबल। कंसोलिडेशन होगी तो कंसोलिडेशन कौन करेगा, पेरेंट, जिसके पास। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तो नाजायज हो गया, वो तो सब ले जाएगा एसेट्स अपने पास, तो फिर वो बताएगा इसका शेयर कितना है, तो कोई गलत बात तो नहीं है। जो कंट्रोल कर रहा है वो ले जाएगा चीजें, और होना भी यही चाहिए। शेयर बता देगा कि इसमें से इतना हिस्सा
इसका है, वो भी सीखते हैं कैसे होगा। क्लैरिटी है? चलिए जी जी। अच्छा हाँ, बैठिए बैठिए। हाँ जी, हाँ ये सही बात। देखो कह रहा है इस केस में सर जो आपने दूसरा केस करवाया है, ये पहला और ये दूसरा, सर जो आप दूसरे केस की बात कर रहे हैं ना, इसके अंदर अगर मैं पावर की बात करूं तो मेरे पास पावर है। क्यों? कंट्रोल किसी और के पास है। चलो ये बात तो टिक हो गई, कंट्रोल मेरे पास नहीं है तभी कितना लिखा। अच्छा फिर हमने कहा कंसोलिडेशन होगी? नहीं, हम तो नहीं करेंगे, हम अपना सोच रहे हैं। अच्छा फिर मैंने तीसरा सवाल पूछा जो इन्होंने पूछा कि सर अगर कंपनी डिविडेंड देगी या ग्रुप डिविडेंड देगा मुझे कितना मिलेगा? तो सर मेरा तो कंट्रोल ही नहीं है। राइट तो है ना, उसूल की बात है, राइट तो है, तो वो तो 45 तो मुझे मिलेगा ना, अब चाहे मैं कंट्रोल करूं। पर हाँ ये डिसीजन कौन लेगा डिविडेंड देना नहीं देना? वो पेरेंट कंपनी। तो फर्क कितना आ जाता है ना कि पैसे रखूं, री इन्वेस्ट करूं। चलो मैं वैसे ही तुम्हें बताता हूं, मतलब पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। मैं कल एजीएम में गया था पीडीसीएल की, तो वहां पे शेयर होल्डर माइनॉरिटी शेयर होल्डर। कौन सा शेयर होल्डर? अच्छा माइनॉरिटी मतलब कि जिसके पास कंट्रोल, हाँ होल्डिंग है पर कंट्रोल। आप यकीन करें वो इतना पढ़ा लिखा नॉलेजेबल बंदा, उसके पास अच्छे खासे शेयर्स थे पर फिर भी कंट्रोल नहीं था। वो आई थिंक 5% रखता होगा, 4%, और पीडीसीएल के 5-4% भी बहुत होते हैं। तो खैर वो ये बोलता गया कि भाई यू कीप ऑन इन्वेस्टिंग आवर मनी अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन 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 विदाउट आस्किंग आवरसेल्फ। जो कंट्रोलिंग मालिक थे उन्होंने क्या बोला? वी ट्रूली रिस्पेक्ट योर ओपिनियन बट वी आर द कंट्रोलिंग ओनर्स, वी हैव टू डिसाइड whether to invest या whether to give dividend। तो अब वो बेचारा, पर फिर भी सामने से उन्होंने बोला कि we truly respect your opinion and we will consider giving dividend in future years because we were expanding for the 4G license, for the 5G licenses, and now we have acquired, so we don't need further money, now we will start giving dividend। पर ये बेचारे मजलूम के हाथ में था ही नहीं, तो क्या वो हिस्सेदार नहीं है? बैठा हुआ एजीएम में चुपचाप खा के चला गया, खाना खत्म, टिक्का बोटी थे, आया चिल्लम चिल्ली की, उसने चला गया। कुछ भी नहीं कर सकता, आवाज उठा सकता है पर उसके हाथ में कुछ भी, क्यों? कंट्रोल नहीं है। मतलब ये जो आपकी वाली बात है ना, तो वो बेचारा यहाँ मारा गया। तो कंट्रोल और इसमें फर्क है जी। नहीं है, तुम्हें पता है वो तुम्हारा साथ देंगे, या तो तुम्हारा कोई बचपन का गुलखान दोस्त तो वो बोले मेरे साथ ही देगा। ये कहने का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि भाई आपके पास 45 हो, बाकी सबके पास 1-1-1-2-2% हो, भाई या तो पे तू घेर ले किसी को कि तेरे साथ मिलके डिसाइड करे, तब भी कंट्रोल नहीं होगा, ज्वाइंट कंट्रोल होगा, तब भी कंट्रोल नहीं होगा। क्या होगा? तो मतलब मुझे तो लगता है तुम जब शेयर परचेस करोगे ना, एजीएम के बाहर खड़े हो जाओगे, यानी बात सुन कितने तेरे पास, तो मेरा तो 45 से 6 चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब 6 को तुम ले भी आओगे तब भी तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, ज्वाइंट कंट्रोल है। रीजन, अगर वो निकल जाए तो विश है उसकी, तो ये ज्वाइंट कंट्रोल है। इसकी अकाउंटिंग होती है IFRS 11 में, वो हम फाइनल की बात है। पर क्या सवाल था तुम्हारा, तो मैंने उसको एड्रेस कर दिया। पर इसके लिए तुम्हें मेरे ख्याल से ये करना पड़ेगा, सिगरेट पीते हुए बोला भैया लगाओगे, तो बोला भाई 2 शेयर आ जा, 2% 3% से खींच खींच के तुम अपने पास ले आ। पता है अंदर जाके तेरे साथ गेम कर दी उन्होंने, बोला हम तो जानते ही नहीं है इसको, बात सिगरेट पीनी थी ले ली हमने इससे, अब ये जाने इसका काम जाने, तुम वही 45% लेके बैठे हुए हो। बात समझ आ रही है? चलो एक आगे जाके इस एग्जाम्पल को याद रखना, आगे एसोसिएट कराऊंगा तो उसमें काम आएगी। अच्छा भाई देखें इधर सुनिएगा, हाँ जी सुनिएगा, ये बोल रहा सर उसको डिविडेंड नहीं मिल रहा, बट कंपनी की वेल्थ, कंपनी की शेयर प्राइस परफॉर्मेंस के हिसाब से, सुनना बात उसने सही की है कि सर डिविडेंड नहीं मिल रहा, एग्रीड, नहीं मिल रहा, वो नहीं दे रहा, कैश फ्लो नहीं है, उसको मैनेज करना है, पर कंपनी की शेयर प्राइस परफॉर्मेंस के हिसाब से
वो उसको सामने बैठा हुआ सीएफओ कह ही नहीं सकता था, क्योंकि सीएफओ अकाउंटेबल है ना, डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं। अच्छा जो डायरेक्टर बैठे हुए हैं वो एतसलात के हैं, मेजॉरिटी डायरेक्टर किसके बैठे हुए हैं, हालांकि 26% ओन करके मेजॉरिटी डायरेक्टर किसके, कंट्रोल है ना। अच्छा वो बेचारा कह रहा है कि मेरा तो प्राइस ऊपर जा रही है, तो फिर वो कह रहे हैं कि बेच दो, वो बोल रहा भाई बेचने भी तो नहीं है, अगर बेचूंगा तो ये जो है वो भी चला जाएगा, तो मुझे चाहिए कांस्टेंट रिटर्न। क्या चाहिए, देखो बेचना तो ऐसा है कि यू आर एग्जिटिंग फ्रॉम द कंपनी, यानी आप एग्जिट कर रहे हैं ना, तो क्या एग्जिट हमेशा ऑप्शन होता है क्या, नहीं, आपका कैपिटल गेन तो आ रहा है बट आप उसको रियलाइज, तो वो कहता है भाई डिविडेंड देते यार, वो रोज पे रहा था। तो मैंने तुम्हें ऐसी कहानी सुना दी कि मतलब ये कल ही हुआ है, तो मैं सुन के तुम्हें याद आया कि चलो ये तुम्हें बताता हूँ कि ये हिसाब किताब चल रहा था। अच्छा भाई फिर एक और हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई है भाई ने, सर क्या ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी बाय शेयर्स पेरेंट हो, बाय शेयर्स पेरेंट हो, और दूसरी कंपनी बाय एग्रीमेंट ऑफ शेयर होल्डर, भाई ये कैसे हो सकता है भाई, तो इसी एग्जाम्पल पे रख लो ना, शहीद क्या हो गया, ये पीडीसी वाली एग्जाम्पल यही तो है, बाय शेयर्स तुम्हें लगती पेरेंट कौन है, पार्सल में कौन है, तो बाय शेयर ये थोड़ी ना कि वो पेरेंट है तो वो अलग अकाउंटिंग कर रही है, अलग कर रही है, नहीं, पेरेंट कोई एक होगा। अगर शेयर होल्डर एग्रीमेंट नहीं है तो जीओपी, और शेयर होल्डर एग्रीमेंट है तो एतसलात, खत्म हो गई बात, दोनों कैसे हो सकते हैं जी। भाई सवाल सुनना है जानी, मेरे को लगता है आज तुम मतलब सब सीख लोगे मार्केट के डायनामिक्स। हाँ 45% हमारे पास होल्डिंग है, 45%, हाँ दूसरों के पास है, नहीं तो आपको कैसे पता उसमें माइनर है, भाई सुनना जानी इधर, भाईजान ये कह रहे हैं कि सर हमारे पास 45 है और बाकी किसी के पास 20, 5, 10 ऐसे पड़े हुए हैं, तो कोई पेरेंट नहीं है, कोई भी नहीं करेगा, तो बोल रहा भाई कंसोल, इसको टेंशन है कंसोल कौन करेगा, भाई जब कोई पेरेंट नहीं है तो कंसोलिडेशन होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल इज कंट्रोलिंग द कंपनी। हाँ अब जब ये एजीएम में बैठेंगे तो शो ऑफ हैंड्स आपने देखा है उसमें कंपनी लॉ में, बाय शो ऑफ हैंड वोटिंग होगी, और जिसके वोट ज्यादा हुए वो नहीं, वो डिसीजन प्रिवेल कर जाएगा, वो डिसीजन, पर कंट्रोल में ऐसा नहीं होता, वी डोंट नीड एनी अदर पर्सन, क्यों, कंट्रोल है, तो फर्क समझ आया, कंट्रोल में और नॉर्मल होल्डिंग में फर्क है, क्लियर है। अब तू किसी एक कंपनी का शेयर ले ले, वैसे ही बता रहा हूं, अगर तेरे को ये मस्ती करनी है, एजीएम का तो ये इन्विटेशन आएगा, सही है, और ऐसी कंपनी में जाना जहां पे तेरे को जिसका कंट्रोल हो, तो कोई बोलेगा कि इस डिसीजन को कौन अपोज करेगा, तो तू अकेला हाथ खड़ा करेगा, अच्छा सबको पता है सब हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे, कोई हो ही नहीं सकता, अपोज करके भी क्या कर लेगा, बोले अच्छा थैंक यू सो मच साइड में आ जाए, सही है, तो कहने का मतलब ये है कि ये तो पता है ना आपको कि हो ही नहीं सकता कुछ, क्योंकि कंट्रोल किसके पास है, भाई वो जो बेचारा शेयर होल्डर आया हुआ था वो क्यों मजबूर था, तो वो सिर्फ इल्तिजा कर सकता है ना कंट्रोलिंग मालिक से कि भाई यार ये देख ले मैं भी शेयर होल्डर हूं पर मैं कंट्रोलिंग मालिक, तो शेयर होने में और पावर होने में फर्क है, तो शेयर और पावर का गेम है, तो वही कंसोलिडेशन में सीखेंगे। भाई कंट्रोल समझ आ गया, चलें जी अल्लाह का शुक्र है, चलें। अच्छा अलिशबा कह रही है सर जल्दी से क्लास हम अगर सीख लें कंसोलिडेशन तो फॉर्म में मज़ा आएगा बड़ा। मैं आपको बताऊं जिस बच्चे की कंसोलिडेशन, कैश फ्लो और ये रिपोर्टिंग अच्छी होती है ना फर्म में, वही बच्चा एक्सेल करता है। यानी जब मैंने आपको बताया कि 55 कंपनीज की कंसोलिडेशन, 25 की कंसोलिडेशन इज नॉट द इजी थिंग, पर आपकी जब इंडस्ट्री में जॉब हो रही होती है ना तो स्पेशली रिक्वायरमेंट आती है जॉब डिस्क्रिप्शन में, मस्ट हैव अ इमेंस ग्रिप ऑन कंसोलिडेशन, और वहाँ पे जाते जाते बच्चा ऐसा फारिग होता है कि फिर उसको, और फिर उसका एक्सपीरियंस भी लिखते हैं कि भाई एक्सपीरियंस भी हो कि ऐसा है कि 4-5 साल उसने कंसोलिडेशन की हुई हो, पता चले हमारी कंपनी में आके हमारी कंपनी की बजा दे, कंसोलिडेशन अलग ही चल रही है, पेरेंट का शेयर उसको, उसका शेयर उसको दिखा दिया। तो कहने का मतलब ये कि बड़ा बेटा ईवाई ऐसा नहीं कर सकती, और चसी ईवाई अकाउंट्स क्यों बनाएगी, कॉन्सेप्ट ही तुम्हारे मतलब, अकाउंट्स कौन बनाता है, मैनेजमेंट, ईवाई चसी ऑडिट करती है, फजूल बात। अभी तूने क्या बोला, अच्छा फिर आई टेक माई वर्ड्स बैक बिकॉज आई एम रियली कनेक्टेड विद ईवाई, इसलिए चले, पर जहाँ मैं हूँ वहाँ गलती नहीं है, सीधी सी बात है, हाँ जो बात है। अच्छा भाई आयशा कह रही है सर बैंक ने एक्सेसिव लोन दिया हुआ है और लोन कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन है कि बीओडी में मेजॉरिटी हमारी होगी, तो इस कंडीशन पर लोन अप्रूव्ड होगा, पर ये तो वो है ना
कि डेट के केस में वो तो उसकी रिप्रेजेंटेशन बिठा रहा है। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन बिठाना क्या उसको वोटिंग पावर देता है? अगर वोटिंग पावर देता तो कंट्रोल किसके पास चला जाएगा? बैंक के पास। दैट्स इट। चलें, अच्छा अब प्लीज 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 फोकस के साथ जानी, इधर इधर आगे चलते हैं। हमने जब कंट्रोल समझ लिया तो अब हम इसके असल क्रक्स के ऊपर चलते हैं कि कंपनी कैसे ऑपरेट करती है। अच्छा, अब जरा यहां पे एक बड़ी अहम चीज सीखनी है। पहले एक साथ यकजहती से बता दो सारे बच्चों, क्या आप लोगों को यह बात क्लियर हो गई कि कंट्रोल में और ओनरशिप में फर्क होता है? यह बात हमने सीखी है। चलें अब आगे चलते हैं। मैंने कहा अब हम जो सीखेंगे, जो आप अपने पास हेडिंग डालेंगे, आप हेडिंग ये डालेंगे कंसोलिडेशन एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। यानी मैं कंसोलिडेशन उस दिन कर रहा हूं जिस दिन मैं कंपनी को एक्वायर कर रहा हूं। क्लियर है? वापस से मैं हेडिंग रिपीट कर रहा हूं, कंसोलिडेशन एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी उस दिन पे कंसोलिडेशन करना सीख रहे हैं जिस दिन मैं किसी कंपनी को एक्वायर कर रहा हूं, उस दिन पे अकाउंटिंग सीख रहे हैं। और आगे ये भी लिखेंगे कि ओनरशिप 100% है। आगे ये भी लिखेंगे कि ओनरशिप 100% है। ओनरशिप 100% है, आगे ये लिखना है आपने। चलें, मैंने कहा, आपने फिर रिपीट कर रहा हूं, हेडिंग क्या लिखी है? कंसोलिडेशन एट द डेट ऑफ एक्विजिशन विथ 100% ओनरशिप। बस ये बात याद रखनी है आपने। आ जाएं जी आगे। मैंने ये कहा, अभी तो बेहतरीन टाइम है, मजा आ जाएगा आज की क्लास में। सुनो खाली, अब कनेक्ट कैसे करते हैं सर, खाली ये देखना। मैंने कहा जब भी मैं किसी कंपनी का कंट्रोल हासिल करूंगा, सर जब कंपनी बनाएगी, नहीं नहीं नहीं, मैं कंपनी बना नहीं रहा, दूसरी कंपनी चल रही है, मैंने उसके शेयर्स खरीद लिए, तो अब जो उसका मालिक था वो आउट हो गया, हम इस कंपनी के मालिक बन गए, तो यानी हम अपनी कंपनी के भी मालिक होंगे। क्लियर है? मैं रिक्वेस्ट आपसे ये करूंगा, यहां भी हेडिंग लिख दें 100% की, सर अभी लिख देते हैं। बहुत ही टेक्निकल बात। इधर इधर आ जाओ प्लीज, फोकस जल्दी से इधर जल्दी। तुम लोगों ने लिख लिया काफी है ना यार, इधर। अब मैं फिर बता रहा हूं, बेस अच्छी बन गई ना, जैसे मैं ऑडिट में भी कहता हूं कि आपकी बेसिस अच्छी होनी चाहिए। आगे पे देखो गेम क्या चेंज होती है। कंसोलिडेशन इज सेम। एक क्लास मिस की, ये मैं बता रहा हूं, तुम्हें कोई भी बेवकूफ बनाएगा कि भाई आप आगे से कनेक्ट हो सकते हो, नहीं हो सकते। एक क्लास मिस हुई, आगे का नहीं समझ आएगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं 200 पेजेस को मैंने ब्रेक किया एक कॉन्सेप्ट के अंदर। तो खुदा के वास्ते रिक्वेस्ट होगी कि अटेंशन स्पैन आपका ज्यादा होना चाहिए। एक बार बेसिक समझ आ जाए ना तो गेम आगे अच्छी हो जाएगी। सुनते हैं, मैंने कहा हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं उस दिन की जिस दिन मैं खरीद रहा हूं किसी कंपनी को, जो कि बना रहा हूं या ऑलरेडी बनी हुई है। बस ये बात याद रखिएगा। मैंने कहा जिस भी कंपनी को मैं खरीदने जाऊंगा ना, बाखुदा सबसे पहले उस कंपनी की वैल्यूएशन कराऊंगा कि असल में उसकी वैल्यू क्या है। क्लियर है? चलिए जी, तो मैंने क्या लिखा हुआ है, और वो कंपनी कौन है? सब्सिडरी। किस दिन पे? मुझे लगता है कि मैं किसी को ऐसे ही पैसे नहीं दूंगा, पहले देखूंगा उस कंपनी की वेल्थ क्या है। सही है? आगे हम आए इधर, हमने कहा सर आपको यहां पे दो कंपनीज दिख रही हैं, एक XYZ और दूसरी ABC। XYZ कंपनी ABC कंपनी को 100% एक्वायर करना चाह रही है, अभी तक किया नहीं है। हमने ढूंढा इसके शेयर होल्डर को, ABC के शेयर होल्डर को। अच्छा, ABC का मालिक अभी कोई और होगा? यस, डेफिनेटली कोई और होगा। अच्छा, हमने कहा अब लकीली हुआ ये कि जो ABC का मालिक है वो एक जिसके पास 100% शेयर्स हैं। हमने अप्रोच किया, हमने मतलब XYZ ने, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ने अप्रोच किया किसको? शेयर होल्डर को। किसको? कितने परसेंट शेयर्स हैं इसके? 100%। अच्छा, फोकस हो गया यहाँ पे, सुनना है। शेयर होल्डर को जब उसने अप्रोच किया तो शेयर होल्डर को बोला कि यार हमें आपकी कंपनी 100% खरीदनी है। किसको बोला? किसने बोला? XYZ ने। पेरेंट का लकब इसको इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अभी तक ट्रांजैक्शन
वेरी गुड, आगे। मैंने कहा कितने की बेचोगे? उसने बोला 8,000। 8,000 क्या है? एसेट्स। इस बात को याद रखिएगा, 8,000 क्या है? एसेट्स हैं। अच्छा, मैंने कहा यार बात सुनो शेयर होल्डर भाई, तुम 8,000 रुपये कह रहे हो, तो तुम्हारी वैल्यू, कंपनी की वैल्यू एसेट तो नहीं होती है, नेट एसेट्स होती है। यानी तुम अपनी कंपनी में से लायबिलिटीज निकालोगे तो तुम्हारी वेल्थ सामने आएगी ना, जिसको नेट वर्थ कहते हैं, कि आज एक एसेट इतने के हैं, इतने देने, बचे इतने, ऐसा ही है। तो मैंने कहा कि यार एक काम करो भाईजान, इसमें से ये लायबिलिटीज क्या करो, माइनस करो। तो हम यहां पर आए, इधर हमने कहा एसेट्स कितने थे? 8,000। अच्छा, लायबिलिटीज, नेट एसेट्स, अच्छा ये हम सामने वाले को कह रहे हैं कि तुम्हारी कंपनी की जो नेट वैल्यू है वो कितनी है? 2,000। अच्छा अब इधर एक मिनट रुकिएगा, ये हो गया मेथड 1। अच्छा मैंने कहा सर अगर हम इतनी लंबी कर रहे हैं और मैं सिंपल इक्विटी को पिक कर लूं तो शेयर कैपिटल कितना है इसका? 1,000 और रिटेन अर्निंग 1,000। ये भी कितना आ गया? क्योंकि एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करो तो इक्विटी बनती है ना। तो अब मैं तुमसे पूछूं आज के बाद, किसी भी कंपनी को खरीदने जा रहे हो तो उसके एसेट को देखना है या नेट एसेट्स को? अच्छा, इसका मतलब सीधी इक्विटी। क्लियर? ये 2,000 नीचे वाले इज द रिफ्लेक्शन ऑफ एसेट्स माइनस, ऊपर भी यही किया हुआ है। अच्छा मैं 2,000 निकाल के देने लगा था ऑनलाइन, मतलब यहां तक साथ हो, देखो डिस्कनेक्ट हुए कहीं भी बता देना, तुम लोग यहां तक साथ हो। वैल्यूएशन अभी खरीदी, अभी हमसे सोच रहे हैं कि करना क्या है, वैल्यूएशन चल रही है। एसेट का क्यों मना किया मैंने उसको? क्योंकि लायबिलिटीज भी बोला भाई लायबिलिटी भी चिपकेगी ना मुझे, तो आप बताओ नेट कितने पैसे, क्योंकि आज वो कंपनी डिसॉल्व भी करता तो अपने एसेट को बेचता, लायबिलिटी चुकाता, तो बचते कितने? वो ये वैल्यू। आगे सुनना प्लीज फोकस के साथ। अच्छा वो कंपनी की वैल्यू इंक्रीज कैसे होती है? जैसे कमाता है, रिसीवेबल्स आते रहेंगे, कैश आता रहेगा, वैल्यू बढ़ती जाएगी। अभी तो गेम शुरू हुई है, सुनना है अभी। मैंने कहा ये ले 2,000 रुपये। उसने बोला भाईजान सॉरी 2,000 रुपये नहीं, ये जो आपने एसेट्स देखे ना ये बुक वैल्यू है, कैरिंग अमाउंट है। इन एसेट्स की वैल्यू फेयर वैल्यू है, तो मैं आपको बेचने को तैयार हूं, इसके फेयर वैल्यू के हिसाब से पैसे पे करो। बात गलत कह रहा है वो? सही कह रहा है ना? पक्की बात है। ये कौन सी वैल्यू है? कैरिंग अमाउंट, और असल में फेयर वैल्यू होगी। तो मैंने कहा चलो सही है, रीवैल्यू करा दो आप। उसने बोला भाईजान खरीदना तुझे है तो मैं क्यों कराऊं, जाओ मार्केट में कराओ वैल्यूएशन। उसको हम कहते हैं ड्यू डिलिजेंस। क्या कहते हैं? जो खरीद रहा है ना कंपनी, वो किसी एक्सपर्ट को हायर करेगा, वो वैल्यूएशन कराएगा तमाम एसेट्स की, सारे एसेट्स की। अच्छा ये कौन करा रहा है? फिर रिपीट कर रहा हूं, जिसको खरीदना है, इन्वेस्टर। बात समझ आ रही है? चलें ओके। हमने कहा जब हम गए मार्केट के अंदर तो वो कह रहा है फेयर वैल्यू ऑफ द पीपी 10,000 है। कौन सी तारीख पे? चलें अच्छा अब मैं ये जो बैलेंस शीट दी हुई है किसकी? सब्सिडरी की, यानी टू बी सब्सिडरी की, उसमें पीपी कितना आ रहा है? 7,000। अच्छा तो मुझे आप एक बात बताओ, ये बुक वैल्यू है ना? अच्छा तो 7,000 तक तो रिकॉर्ड हुआ है ना, तो मैं यहां पे 10,000 प्लस कर रहा हूं। नहीं सर आपने यहां पे करना होगा 3,000। इसको हम कह रहे हैं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। सही है? 10 क्यों नहीं किया? तो 7 बोल रहे हैं तो 8 है सर, वो इन्वेंट्री भी है ना इसमें, तो ये पूरे एसेट्स हैं, उसके अंदर 3,000 की कमी है।
मैंने उसको वैल्यू किया, ये आ गया। अच्छा, सिमिलरली जब आप यहां पे आएंगे तो आपके पास यहां पे रिवाइज वैल्यू आ गई, वो आ गई सर 11,000। अच्छा, लायबिलिटीज तो अपनी जगह है ना, ये कितना हो गया? अच्छा, इसको मैं नाम दूंगा ये क्या थी? दोनों में फर्क है? अच्छा, असल वैल्यू कौन सी है? वो वाली। अच्छा, ये करने के बजाय हम सिर्फ ये कर लेते हैं इसमें, क्योंकि ये एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस है ना। इसके तुम लोग बताओगे, इसके अंदर इस 2000 के अंदर पीपी कितना शामिल है? 7000। अच्छा, तुम लोग कह रहे हो कि 2000 के अंदर 7 कैसे हो सकता है? भाई एसेट 8000 के थे, लायबिलिटीज 6 की थी, तो 2 ये बचा था। तो इसके अंदर जितने मैं एसेट्स को बढ़ाऊंगा उतने नेट एसेट्स, तो सिंपल 3000 का डेफिसिट है ना, तो 3000 इसमें चिपका देना, आंसर ये आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं ऊपर वाली लंबी नहीं करना, उसे समझाने के लिए। क्लियर है? तो मैं आपसे पूछूं, जल्दी से मुझे बताएं, प्लीज मुझे बताएं, मेरे नेट एसेट्स के अंदर एसेट्स का इंपैक्ट कितने का है? 8000 का। ऊपर वाले नेट एसेट्स में कितने का इंपैक्ट है? 8000 का। वो होने चाहिए 3000। तो जैसे ही मैं 3000 ज्यादा करूंगा मेरे नेट एसेट्स, तो मैं नेट पे काम कर लेता हूं। क्लियर है? तो यानी हम ये कहेंगे मेरे एसेट्स के अंदर जो 7000 का पीपी है वो होना चाहिए था 10 पे। तो जैसे ही अगर मैं ऊपर एसेट की बेस इंक्रीज कर दूंगा तो मेरे नेट एसेट्स भी उतने से ही, तो सिंपल डायरेक्टली एडजस्टमेंट कर लो। क्लियर है? याद रहेगी बात? चलें जी, तो हमने कहा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑफ पीपी। ऑनलाइन में लोग प्लीज बताओ, यहां तक साथ हो प्लीज, जल्दी से सारे बच्चों। आयशा कह रही है यस सर, बाकी वेरी गुड, राइट, क्लैरिटी है यहां तक? ओके, क्या अभी हमने कंपनी खरीद ली, वैल्यूएशन चल रही है जी? 3000। भाई हमने उसको पैसे देने थे 2000 रुपए, हम देने लगे 2000 रुपए उसको। वो मुझे कह रहा है कि भाई 2000 तो नहीं लूंगा, ये जो तुम नेट एसेट्स मेरी नेट वर्थ देख रहे हो ये तो बुक वैल्यू है, असल में मेरा एसेट मार्केट में महंगा है। तो मैंने कहा ओके बता दो कितने का। उसने बोला भाई ये मेरी पंचायत नहीं है, तुम्हारी पंचायत है, जाओ वैल्यू कराओ। हम जब वैल्यू कराने गए मार्केट में तो वो नीचे लिख के दे रहा है फेयर वैल्यू ऑफ पीपी कितनी है इस दिन पे, और मेरी किताबों में कितने पे रिकॉर्ड हुआ हुआ है? 7। तो मैंने कितना कम रिकॉर्ड किया हुआ है? तो उसने क्या सब्सिडी ने गलत किया हुआ है? उसने अपनी अकाउंटिंग के हिसाब से कैरिंग अमाउंट पे रखा हुआ है ना। तो अब फेयर वैल्यू जो भी हो वो यही तो बोल रहा है, मेरे बाप का क्या जा रहा है, वो खरीदने तू करा ले, मैं अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी क्यों चेंज करूं? नहीं ये बात समझ। वो क्या कह रहा है, मैं अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी तेरे लिए क्यों चेंज करूं जब तक मुझे ये पता भी नहीं है कि तुम खरीदोगे या। मैं तो अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई करूंगा, मैं थोड़ी ना रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करूंगा तुम्हारी वजह से। तुम्हें खरीदना तुम देखो, मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी मॉडल है? हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल। क्या है? दैट्स इट, सिंपल। वो बोल रहा है मैं तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल पे बैठा हुआ हूं, मुझे इससे आगे कोई गर्ज नहीं है। पहले बताओ कहानी समझ आती है? सिंपल हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है, हमने सिर्फ क्या किया, फेयर वैल्यूएशन कर ली। सर व्हाट इज सब्सिडी रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रही होती तो आप होते ही किस पे? तो क्या आपको कोई पंचायत करनी होती? अच्छा, इवन दो भी पंचायत कर सकते थे जब वैल्यूएशन कहीं बीच में हो रही होती और आपने वैल्यूएशन शुरू में की तब भी कोई एडजस्टमेंट आती। क्लैरिटी है? 3000 समझ आ गया जानी? हमने क्या किया, हमने कहा एसेट्स के अंदर कितने का शॉर्टफॉल है, तो हमारे रिवाइज एसेट्स कितने के हो गए, लायबिलिटी कितने की हो गई, तो नेट एसेट्स फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। यानी अब कोई तुमसे पूछे इस कंपनी की नेट वर्थ कितनी है, 5000। पहले बताओ बात समझ आई? अच्छा, तो मैंने कहा इसका ऑल्टरनेटिव ये भी तो कर सकते थे, नेट एसेट्स 2000 है, तुम्हें पता है एसेट्स में कितने की कमी है, 3000 की, तो तुम्हें 3000 से, तो तुम्हारे नेट एसेट्स किस पे आ गए, 5 पे। ये भी क्या कहलाएगी, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अच्छा, अब प्लीज खुदा के वास्ते बड़ी अहम चीज तो जो यहां से शुरू होनी है, प्लीज फोकस होकर देखिएगा, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इधर मैंने लिए 5000, मैंने बोला ये ले भाई कंपनी दे दे, इधर कितने % शेयर्स मांग रहा हूं, 100% शेयर्स मांग रहा हूं। उसने बोला
अब मैं इतनी टेक्निकल बात करूंगा फिर तुम्हारी सोच है इधर उधर हुए गए। फिर सुनो इधर, पहले मुझे बताओ, और जो मैं अभी मार्किंग करूंगा ना तुम लोगों के लिए बहुत अहम है, ये 3000 क्या सब्सिडरी की बुक्स में रिकॉर्डेड है? क्यों नहीं है? वो तो कॉस्ट मॉडल पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल पे, उसके इससे कोई ताल्लुक, ये मैंने वैल्यूएशन की है, इस बात को याद रखना, उसकी किताबों में ये फिर भूलियो तो आगे पे भाई मसले वाली बात हो जाएगी, क्योंकि आगे कॉन्सेप्ट थोड़े से और टेक्निकल हैं। पर तुम्हारे लेवल पे आगे ऐसा भी नहीं करूंगा कि कोई मिस कर दूं जानबूझ के कि मुश्किल है, नहीं बताऊंगा सब, पर तुम्हारे लेवल पे आगे भाई ये याद रखना उसकी किताबों में शामिल, और ना उसने चेंज किया क्योंकि उसका कुछ जाता नहीं है। चलें, मैं 5000 देने लगा उसको, उसने बोला भाई मेरी गुडविल के पैसे। मैंने कहा गुडविल के पैसे मतलब यार? उसने बोला भाईजान 1 मिनट, आप चलती हुई कंपनी खरीद रहे हो और आपका मुझ में इंटरेस्ट आ ही कैसे गया? नाम है ना। तो मैंने कहा आप तो अभी मुझे उस चीज के पैसे दे रहे हो जो मेरी किताबों में मौजूद है, उसमें से भी 3000 मौजूद नहीं था। नहीं यही बात समझ, वो एसेट मौजूद था पर उसकी वैल्यू मौजूद। तो मैंने कहा अच्छा तो दिखाओ अपनी बैलेंस शीट, गुडविल का है। उसने बोला 1 मिनट, इंटेंजिबल तो है। उसने कहा कि मेरी गुडविल अल्लाह ने बनाई, कितने में बनाई मुझे क्या पता। हाँ हाँ सही कह रहा है वो कह रहा है भाई मुझे क्या पता भाई। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा फिर उसके कॉन्सेप्ट यहाँ से कनेक्टेड है, ये तो मैंने ये वाला एंगल दे दिया ना, इसके कॉन्सेप्ट यहाँ पे कनेक्टेड है। सब्सिडरी वाला बंदा कह रहा है कि भाई मेरी कस्टमर सर्विस, मेरे अच्छे बिहेवियर, मेरी क्वालिटी ऑफ गुड्स, इन सारे खर्चों में से ये कैसे अलग करूं कि गुडविल कितने की बनी? तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्ट कैन नॉट बी रिलायबली मेजरेबल। क्या कहते हैं? तो हम यहां पे ये लिख देते हैं, हम यहां पे लिख देते हैं गुडविल वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ सब्सिडरी बिकॉज सब्सिडरी कैन नॉट रिलायबली मेजर द कॉस्ट ऑफ गुडविल। हाँ जी ऐसा है भाई कि सब्सिडरी जो है वो कॉस्ट ऑफ गुडविल नहीं निकाल सकता। रीजन क्योंकि उसको पता नहीं है कि गुडविल बनी कितने की है। तो क्या गुडविल है? नहीं है, पर उसको ये नहीं पता कि गुडविल बनी कितने की है। तो चलो भाई ये बात तो समझ आ रही है कि उसकी किताबों में गुडविल नहीं है, उसकी किताबों में गुडविल नहीं है। अच्छा हमने सिंपल क्या किया, उसकी बैलेंस शीट उठाई, उसकी नेट वर्थ कितनी थी? 2000। उसने शोर मचाया, उसने बोला मेरी नेट वर्थ 2000 नहीं है, मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। हमने मार्केट में गए, कितने का शॉर्टफॉल था? क्या ये इसकी किताबों में रिकॉर्डेड था? 3 नहीं। हमने बोला हम चलो देते हैं तुम्हें ज्यादा पैसे। ये उनकी बात हो गई, ये उन एसेट्स की बात हो गई जो उसकी किताबों में उनकी वैल्यूएशन हो गई। वो कह रहा है भाई उसके भी तो पैसे थे जो किताब में नहीं है। हम उसकी बैलेंस शीट में, हमने बोला कहाँ है गुडविल? उसने बोला भाई गुडविल तो नाम होता है ना, वो मेरी किताब में थोड़ी ना रिकॉर्डेड है। मैंने कहा क्यों नहीं रिकॉर्डेड है? क्योंकि उसको ये तो नहीं पता ना कि पूरे रोजमर्रा के खर्चों में गुडविल किस चीज से बन रही है, किस खर्चे से बन रही है, मुझे तो नहीं पता। तो वो भी सही कह रहा है। तो फिर वो कह रहा है कि क्या गुडविल है? नहीं है। अच्छा जब गुडविल की जो वैल्यू निकलती है ना, वो निकलती ऐसे है ओवर एंड अबव योर फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। जो किताबों में चीजें उन सबकी वैल्यू निकाल लो, उसके ऊपर जो भी है वो गुडविल है। अच्छा फिर गुडविल का फिनोमिना बनता कैसा है कि मार्केट में बायर्स कितने पैसे ऊपर देने को तैयार हैं, डिमांड एंड सप्लाई का रूल चलता है, उसके बेस पे निकलती है शेयर प्राइस। उस पर क्या निकलती है? अच्छा एसेट का क्राइटेरिया भी है बिल्कुल ऐसा ही है। पहले बताओ यहां तक कहानी समझ आ रही है? तुम मुझे बताओ मुझसे 5000 क्यों नहीं ले रहा? वो गुडविल के पैसे मांग रहा है। अच्छा गुडविल उसकी किताबों में है? क्यों? वो कॉस्ट मेजर। अच्छा तो हम बोल रहे हैं यार जब तू कॉस्ट मेजर नहीं कर सकता मैं कैसे करूंगा? उसने बोला भाईजान 1 मिनट, आप जो मुझे ऊपर पैसे देंगे ना वो मार्केट के बीच में बिडिंग होगी, जो ऊपर पैसे होंगे वो गुडविल की फेयर वैल्यू होगी, वो गुडविल की। जो मेरा गेन होगा, किसका गेन होगा? सेलर का। जो सेलर का, और तुम्हारे लिए कॉस्ट होगी। मेरे लिए कॉस्ट क्यों होगी? अच्छा तो मैं मेजर कर सकता हूं कॉस्ट, मेरी जेब से जा रहा है।
रिलायबली मेजरेबल। देखो 5 से ऊपर जो भी दे दो किसके पैसे हैं? लॉजिकल बात है ना कि नाम के पैसे दे दो। अच्छा मैं गया मार्केट में, नीचे क्या लिखा हुआ है? शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी इज 70 पर शेयर। अच्छा मैंने क्या किया पता है? 10 रुपए का एक शेयर है, इसको डिवाइड किया, 100 आ गया। आपने कहा सर इसको जब हमने 100 से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया पहले, तो 100 शेयर्स आ गए। तो इसको मल्टीप्लाई करूं किससे? कितना आ गया? वो कह रहा है भाईजान मुझे 7000 चाहिए। मैंने कहा क्यों यार? रिटेन अर्निंग, वो तो सब ना पूरी कंपनी का सौदा कितने में हो रहा है? 7000 में। अच्छा अब जरा यहां पे देखते हैं, आपने कहा 100 शेयर्स इनटू, अच्छा मुझे अगर तुम ये समझा पाओ कि हुआ क्या है पूरी गेम में। हुआ ये है कि वो मुझसे एसेट्स के पैसे मांग रहा है, सर वो तो 8 थे। हाँ अब देखो, आप दिमाग चल रहा है ना डायरेक्शनल। इधर आप देखो, इधर गेम आसान बनाएंगे इसको, थोड़ा सा सबर। इधर वो बोल रहा है इसके पैसे नहीं दो। नहीं ना, नहीं मना कर रहा ना, नेट नहीं देंगे ना, क्यों देंगे इसके पैसे? वो तो नेट वैल्यू देखते हैं ना उसकी। तो बोल रहा है इसके पैसे चाहिए, इसके पैसे नहीं चाहिए। यानी जब मैं इस कंपनी को खरीद रहा हूं तो एसेट्स भी आ रहे हैं, साइड में ऑब्लिगेशन भी तो आ रही है ना, तो उसके पैसे क्यों दूंगा मैं? या तो मैं बोलूंगा सही है तुम सेटल करके दो मुझे, जब तुम सेटल करोगे तुम्हारे एसेट्स की वैल्यू, मैं मुझसे पूरे पैसे ले लेना। जब मैं उसको पैसे दे रहा हूं तो लायबिलिटी भी तो अज्यूम कर रहा हूं ना। तो क्या बिजनेस के साथ सिर्फ एसेट आ रहे हैं, लायबिलिटी भी आ रही है? अच्छा 7000 रुपए का ब्रेकअप बना रहे हैं, 11000 रुपए एसेट्स के, लायबिलिटी के। अच्छा अब एसेट्स को भी जरा अगर हम ब्रेक करें तो इसमें से बुक्स में है और हम ये कहते हैं इसमें हमने क्या की थी, कितने की? आप फोकस सिर्फ 11 पे करें, ये सिर्फ समझने के लिए, सही है। अच्छा अब 6000 वो नहीं मांग रहा मुझसे, पर वो मुझसे कितने? क्या हम ये कह सकते हैं कि गुडविल निकालने का तरीका ये है, कंसिडरेशन कितनी है? वेरी गुड, कंसिडरेशन आ गई कितनी आपकी? 7000। इसके अगेंस्ट में नेट एसेट्स आपको कितने मिले? 5000। वो जो इसकी किताबों में, अच्छा वो भी अपडेटेड वैल्यू पे कितनी आ गई गुडविल? 2000। पर कोई आपसे पूछे आपने इस कंपनी को क्या सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज खरीदे या गुडविल भी खरीदी, तो आपके लिए पैसे लगे ना जेब से, तो वो 7000 के अंदर ये शामिल है। पहले बताओ बात समझ आई? अब देखो अमेजिंग बात बताऊंगा कैसे क्लिक होती है। इधर देखना है, अटेंशन स्पैन इधर होना चाहिए। देखो कैसे कनेक्ट होते हो, इधर देखना। ये बंदा कौन सा बंदा? XYZ कंपनी। यहां पे इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेगा, ये कैश किसको गया? गलत, सब्सिडरी को थोड़ी ना जाएगा, शेयर होल्डर को। और ये इन्वेस्टमेंट किसकी किताबों में रिकॉर्ड हुई? पेरेंट की किताबों में रिकॉर्ड हो गई। अच्छा अब जरा मैं ऊपर गया, देखो कितना आ रहा है? 7000 रुपये। ये मैंने पूरी कहानी इसलिए बताई कि ये सिखा पाऊं कि इन्वेस्टमेंट कैसे आती है। ये इन्वेस्टमेंट किस में की हुई है? ABC में। तो क्या उस कंपनी का वजूद खत्म हो गया या अपनी जगह है?
कहानी तो यहां से शुरू होगी कि अब दोनों को एक कैसे करना है। ये अपनी चलती रहेगी, साल के आखिर में आके दोनों को मिलाया जाएगा, वो अकाउंटिंग अभी बाकी है। पर पहले ये बात समझ आ गई कि ये 7000 कैसे निकाला गया है। अच्छा, 7000 के अंदर कैलकुलेटर तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम मुझे करके बताओगे ये दोनों की बैलेंस शीट उस दिन की है जिस दिन इसको खरीदा गया है, हाँ या नहीं? ये बात आपने याद रखनी। ऑनलाइन वालों पहले बताओ यहां तक साथ हो। ये सिर्फ ये सिखाया, कैश उसको देके हमने अपनी किताबों में इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर ली और शेयर होल्डर को बोला निकलो। अब ये कंपनी एबीसी कंपनी किसकी है? XYZ कंपनी की। तो इसका सबूत क्या है? इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके अंदर। पहले बताओ बात समझ आ रही है? यानी दिस इन्वेस्टमेंट हैज बीन डन इन एबीसी कंपनी एंड आई एम द कंट्रोलिंग ओनर ऑफ एबीसी कंपनी। बात क्लियर है? चलें, अब ये इन्वेस्टमेंट मैं आपको ना खुल के बताता हूं। ये इन्वेस्टमेंट बता रही है कि आप उस कंपनी के एसेट्स को ओन करते हैं। अच्छा, उसके एसेट्स कितने आ रहे हैं? इसमें 3 ऐड करो, 11। उसमें से लायबिलिटीज माइनस करो, तो अगर 11 में से 6 माइनस किए तो 7 की रिकॉर्ड की हुई है। तो टेक्निकली अगर, खैर वो तो मैंने आपको सिखाया क्योंकि मैं वैल्यूएशंस में इन्वॉल्व होता हूँ ईवाई में, इस वजह से। सुनो, ये इन्वेस्टमेंट ये बता रही है पूरी कंपनी की मालियत इसमें छुपी हुई है। दिस इज हाउ द अकाउंटिंग हैज बीन लुक्ड एट। बेसिक तो तुम्हें कोई भी सिखा देगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट करो, कैश को क्रेडिट करो, तभी तो मैंने कहा था इसमें गेम्स अलग हैं। तो खैर, इन्वेस्टमेंट डेबिट, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिख रही है वो पूरी कंपनी की अक्कासी कर रही है कि इस इन्वेस्टमेंट में उसके एसेट्स भी हैं और गुडविल भी है। तीनों चीजें आती हैं। क्या हमने कंसोलिडेशन सीखी? नहीं, अभी हमने सीखी। हमने सिर्फ ये देखा कि व्हाट डज एक्चुअली द इन्वेस्टमेंट टॉक्स अबाउट। इन्वेस्टमेंट बता क्या रही है, क्लैरिटी है? इसको कॉपी करें जल्दी से अच्छे से। हंड्रेड 100% है अभी तो। अब आगे जाके हम सीखेंगे कि 100% कम होगी तो क्या करना है। सही है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ यहां तक क्लैरिटी है? जल्दी से। एक ही को, क्योंकि हम उसकी इन्वेस्टमेंट भी खरीद लेते हैं ना, उसकी भी तो वैल्यूएशन होती। देखो आप पहले तो देखो 2-3 कंपनी नीचे होती हैं तो उसने इन्वेस्टमेंट की भी होती ना आगे, तो उसके भी पैसे देते ना आप, सबके पैसे आप देते। क्योंकि अगर मैं एक कंपनी हूं और मैंने किसी कंपनी के मल्टीपल शेयर्स खरीदे हुए हैं तो वो भी तो मैं आपसे रिकवर करूंगा ना, तो वो टोटलिटी में आपके पास आता। सही है? अच्छा, शहीद कह रहे हैं कि सर गुडविल अलग से क्यों नहीं रिकॉर्ड की, इन्वेस्टमेंट में क्यों की है? तो भाई इन्वेस्टमेंट ही बता रही है ना कि टोटल पैसे किसके दिए गए हैं, एसेट, लायबिलिटी और गुडविल, यही है ना, तो उसके अंदर रहने देंगे। अच्छा, अभी कौन सी बुक्स की अकाउंटिंग की है? कंसोलिडेट, सेपरेट? अगर सेपरेट समझ आएगा तो कंसोलिडेशन समझ आएगी, क्योंकि आज के पहले तुम्हें पता ही नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट असल में रिफ्लेक्ट क्या कर रही है। तो अब तुम्हें पता है कि इन्वेस्टमेंट के अंदर उस कंपनी के एसेट्स भी हैं, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी है, लायबिलिटी भी है और गुडविल भी है। पर गुडविल उसकी किताबों में दिख नहीं रही, क्यों? वेरी गुड। पर मुझे बताओ वो इन्वेस्टमेंट में छुपी हुई है ना, क्योंकि तुमने उसके पैसे उसको पे किए और ज्यादा पे किए, तो तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट तो टोटल है ना कि तुमने उस कंपनी के एसेट्स भी खरीदे, लायबिलिटी भी खरीदी, गुडविल भी खरीदी, तो सबके पैसे दिए। सर हम ये कह सकते हैं कि गुडविल शेयर कैपिटल से शो हो रही है? नहीं 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 नहीं, गलत। आप सिंपल यूं क्यों नहीं कह रहे कि आपने सामने वाली कंपनी को खरीदने के लिए उसके एसेट के पैसे दिए, बुक के हिसाब से, फेयर वैल्यू के हिसाब से? अच्छा, क्या आपने उस कंपनी की लायबिलिटीज को कटा दिया, यानी अज्यूम कर लिया वो पैसे नहीं दिए? ऐसी बात है, आप नहीं पे करना, कल को ऑब्लिगेशन आएगी आप ही दोगे ना। अच्छा, तीसरा आपने गुडविल के ओवर एंड अबव पे किया है, तो कोई आपसे पूछे इन्वेस्टमेंट कितने की पड़ गई, आप बोलोगे 5000 के नेट एसेट्स, 2000 की गुडविल। और नेट एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स और, तो हम अगर खोल के बात करें, एसेट्स के पैसे दिए, लायबिलिटीज अज्यूम की और गुडविल के पैसे दिए। तो ये इन्वेस्टमेंट यही तो बता रही है कि सामने वाले की पूरी रिफ्लेक्शन है बैलेंस शीट की, जो पहले दिन पे। आगे क्या होगा वो एक एक करके सीखते हैं। अभी तक इस टॉपिक को इंडिविजुअली पढ़ सकते हैं, बिल्कुल इंडिविजुअली पढ़ सकते हैं, उसका पीछे से कोई ताल्लुक
नहीं है सो फार। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रहे हो। शेयर अभी तो बताया भाई, शेयर की वैल्यू कैसे होगी बाकी डिमांड एंड सप्लाई से, क्योंकि 5,000 तो सबने लगा दिए होंगे। अब इसके ऊपर की बात हो रही है, बिडिंग चलती है कि मैं इतने पे खरीदूंगा, मैं इतने पे खरीदूंगा। जो मैक्सिमम होता है वो क्या होता है? फेयर वैल्यू। तो जो होती वो ले लेते, तो फिर गुडविल नहीं आती ना, तो फिर कुछ और होता, वो देखते हैं आगे। सही है। अच्छा भाई, अगर शेयर की वैल्यू अज्यूमिंग 50 होती तो तुम्हारी जेब से कितने जाते? तो क्या कोई गुडविल होती? तो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कितने पे रिकॉर्ड होती? 5,000। वो सिर्फ बताती है एसेट्स और लायबिलिटीज के पैसे दिए, गुडविल के पैसे। अबे तो वो आगे सिखाऊंगा ना मेरी जान, तो वो अभी आगे सिखाऊंगा। पहले एक तो सीख लो कि गुडविल क्या है, आगे हम ये सीखेंगे कम हो तो क्या करना है, वो सिखाऊंगा। वो गेन हो जाता है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें चीज ज्यादा की मिली और तुमने पैसे कम दिए, वो इनकम हो जाती है। वो इनकम भी सिखाता हूँ कैसे आती है। सही है। आखिर तक भी नजर आएगी जब तक तुम बेच नहीं देते। देखो ये इन्वेस्टमेंट क्या बता रही है कि तुमने किसी कंपनी को खरीदा हुआ है। अब वो कंपनी का, जल्दी बताओ, वो कंपनी का अपना वजूद है और कब तक रहेगा? जब तक हमने एक्वायर की हुई है। मैं क्या करूंगा, साल के आखिर में आके इसको अपने पास ले आऊंगा और मैं बोलूंगा मेरी कंपनी अलग, वो कंपनी अलग, दोनों को मिला दूं तो क्या बनता है? कंसोलिडेशन। तो अभी सीखेंगे, वो भी सीखा नहीं, अभी तो हमने सिर्फ ये डिटरमाइन किया। अच्छा मैं आपको आगे जाके बोलता है इन्वेस्टमेंट का ये करना, तुम बोलोगे कौन सी इन्वेस्टमेंट, कहां से आई इन्वेस्टमेंट? तो पहले ये सिखाया कि इन्वेस्टमेंट आती कैसे, वैल्यूएशन क्या होती है, वो सारी चीजें। अब आगे आते हैं एक एक करके। कंसोलिडेशन अभी भी बाखुदा नहीं सीखी, सिर्फ बेसिक आइडिया सीखा है कि दोनों को मिला देना। पर क्या अभी कंसोलिडेशन शुरू हुई है? सेपरेट बुक्स की अकाउंटिंग अभी ये बात की है जी। यस, उस इन्वेस्टमेंट में क्या क्या है उसके लिए हम क्या करेंगे? कंसोलिडेशन अभी आगे करेंगे वो। सही है सर। यहाँ शेयर की मार्केट प्राइस डिविडेंड मॉडल से कैलकुलेट हो सकती है, यानी बिल्कुल हो सकती है। कैश फ्लो मॉडल से भी हो सकती है, फ्री कैश फ्लोज टू फर्म, सब हो सकता है। स्क्रॉल अप करें, बस होने वाली है। चलो यूं कर लेता हूं ना, वैसे ही भी तुम आगे कुछ करने तो दोगे नहीं, तो ये तुम कॉपी कर लेना, मैं तुम्हें पीडीएफ भेजता हूं। पर अगेन ये यहां तक रिवाइज करके आना, कल पहली बेस रखेंगे किसकी? कंसोलिडेशन की। चलें मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।